ऑब्जेक्टिव क्या है डेयरी फार्म प्लानिंग का? डेयरी फार्म प्लानिंग में दो तरह के फार्म लगा रखे हैं, एक जिन्होंने फार्म लगा लिया और एक जिन्होंने फार्मिंग में आना है। उन दोनों के लिए फार्म प्लानिंग जरूरी है कि जो आ जाते हैं उनके लिए फ्यूचर एक्सपेंशन कैसे करनी है, जो मिस्टेक की हुई है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जो इस प्लानिंग में आना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे कि जो लॉसेस पहले लोगों ने निकाल लिया वो लॉस हम लोग ना करें। इस बेसिकली इस प्रेजेंटेशन को मैंने डिवाइड किया है 4 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले जो हेडिंग किया हमने मैनेजमेंट किया है, दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज किया है, कैपिटल और लेबर। तो छोटे पिलर क्या हैं इनके थ्रू हम लोगों ने काम करना है। तो सबको अच्छी तरह पता है कि कोई भी डेयरी फार्म एस्टेब्लिश कोई भी डेयरी फार्म जब एस्टेब्लिश करना है उसके 3 बड़े पिलर हैं। एक फीडिंग का जिसको हम न्यूट्रिशन के अंदर लेकर आते हैं, सेकंड ब्रीडिंग का जिसमें हम लोग फार्म ब्रीडिंग को एक्सपेक्ट करते हैं, और तीसरा उसकी जनरल मैनेजमेंट का। ये 3 चीजें जिस फार्म की अच्छी होगी नो डाउट वो जैसे मर्जी मूव करे वो हमेशा ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। ये 3 बेसिक रूल्स है, ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन का और मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है किसी भी फार्म की प्लानिंग के अंदर और उसको सक्सेसफुल चलाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो मूवमेंट आती है वो सारी एक लिस्ट है पूरे वर्क की, लेकिन हम थोड़ा सा एक टाइम लिमिटेशन बढ़ी है तो हम लोगों ने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं कि इन पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में किन चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन के मुझे बताया गया था कि ये बेसिकली छोटे फार्मर्स के लिए नहीं है। मोस्टली आप लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं जब कोई बड़ा फार्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कोई ना कोई उस फार्म से आए जो ऑलरेडी किसी बड़े फार्म का सेटअप में हिस्सा है। तो मॉडर्न फार्म्स के हिसाब से लोग जब आप 1 एनिमल, 2 एनिमल, 10 एनिमल, 12 एनिमल, 14, 50 एनिमल पर जाते हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंटल इश्यूज हैं वो कुछ और है। जो बड़े फार्म्स हैं, मेगा फार्म जिसमें 100 से ऊपर है, उनकी जो इश्यूज है वो थोड़े डिफरेंट है। सबसे पहले जो मैनेजमेंट स्किल में आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपके पास एडवांस के बंदे होने चाहिए वो बड़े ही प्रोफेशनल होने चाहिए। तो तब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी सेक्टर का एडमिन ऑफिसर आते हैं तो वो कहते चलो जी आ जाओ डेयरी के ऊपर। जब तक उसको डेयरी का बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि एनिमल की मूवमेंट क्या है, काफ की मूवमेंट क्या है, पीपल्स की मूवमेंट क्या है, उसके फाइनेंशियल कार्ड क्या होने चाहिए, ये सारी उसकी बुक कीपिंग कैसे करनी है, तो उस प्रॉस्पेक्टस से अगर वो बंदा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी अपने फाइनेंशियल्स को स्टडी नहीं कर सकेगा। उसके केसेस जो बनाने हैं वो कभी भी नहीं बनेंगे। वो एग्जाम्पल जो आया ये फ्यूचर है, क्योंकि डेयरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो एडवांस वर्किंग है उनके पास प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ जो फीड यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ कैश। ठीक है, जो भी उन्होंने इन्वेंट्री बुक करनी है ताकि उन सबको वो डिपेंड करके फ्यूचर के लिए भी तैयार करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर टारगेट है नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का, जिसको वो कीप करेगा। वो सिर्फ फाइनेंशियल पीपल जो है वो बेस्ट फाइनेंशियल बुक रिकॉर्डिंग और एनालिसिस जो करेगा वही आपको बता सकता। हर बंदे का ये काम नहीं होगा कि इस फाइनेंशियल एनालिसिस को करे और उसके ऊपर मूवमेंट करे। मैनेजमेंट प्लानिंग में फाइनेंशियल पीपल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है कि फॉर्म प्लानिंग के लिए जब भी आपने फॉर्म प्लान करना है तो सबसे पहले साइट को देखना कि किस साइट पर आप फॉर्म प्लान कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि पंजाब के सेंट्रल एरिया बहुत ज़्यादा हॉट है तो हम लोग मरी की तरफ फॉर्म ना करते हैं। फिर अब देखिए मरी में फॉर्म तो बन जाएगा, लेकिन उसके इश्यूज क्या है, सेल्स ऑर्डर कैसे पहुंचेगा, एनिमल के लिए हाउसिंग कैसे करेंगे, लेबर कैसे पहुंचेगी, जितने भी फीड इंग्रेडिएंट पहुंचेंगे। सिर्फ एक हीट स्ट्रेस को बचाने के लिए आप अपने फार्म को लोकेशन चेंज करते हैं। फार्म की साइट को स्टडी करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि वहाँ तक आपके फार्म तक कोई भी जो रोड है उसकी एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है। वो ना आप ऐसी जगह पर चले जाए कि वहाँ पर आपका जो मटेरियल है वहाँ पहुँचते तक 3 दिन लग जाए। ठीक है, जो भी सेकेंड थिंग जब भी अपने किसी भी इलाके का सर्वे करें 2 चीजें ध्यान में रखें कि उस इलाके की इर्द गिर्द फॉर्डर की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर तो आपके अपने फार्म लैंड है, आपके अपने रिसोर्सेज है, दैट्स गुड। अगर नहीं है तो फिर ये बात ध्यान में रखें कि वो लोकेशन सेलेक्ट की जाए जहाँ पर फॉर्डर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी हो। अगर आप बिल्कुल देखिए ट्रेंड बना हुआ कि लाहौर के सेंटर में लोग फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, नो डाउट इसमें उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज कर ली, लेकिन उनके इशू क्या, फॉर्डर नहीं अवेलेबल मिलता। सेकंड लेबर के बहुत सारे इशूज हैं, वो जितने भी फार्म की वर्किंग है वो सारी करनी तो लेबर के थ्रू ही है ना। तो ये ना सब आगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें ध्यान में रखना चाहिए प्लानिंग करते हुए हमें किस जोन में जाना है। ठीक, पंजाब के किस जोन में जाएंगे तो हमें फॉर्डर के जो फीड वगैरह है, जो फील्ड पर के साथ जो प्रोडक्शन के साथ अलग है, तो
तो पूरे फॉर्म का 80% आपके हाथ में। तो अगर आपके उस इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर आपको फीड अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको आप जब कॉस्ट देखेंगे कि वही चारा एक इलाके में 50 रुपीज मिल रहा था, वही चारा किसी और इलाके में 200 के हिसाब से मिल रहा था। तो जब आप उसके फाइनेंशियल स्टडी करेंगे बैठ के, आप आराम रहेंगे, वो हमेशा ही होता रहेगा कि मेरी तो कॉस्ट डाउन नहीं होती। और एक आदमी सेम उसी सोर्स में बैठता हुआ अपनी पर मीटर कॉस्ट को डिक्रीज करके बैठाता है। लेकिन जब उसके साथ डिस्कस करेंगे वो कहेंगे डेयरी फार्म तो कुछ भी नहीं, मेरे तो हर तरह के हम लोग प्रॉफिट में, अभी तो इतने एनिमल ड्राई है तभी मैं प्रॉफिट में, 30% तभी मैं प्रॉफिट में। ये चीजें तब है जब उसने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट किया होगा सही, जहाँ पर अबंडेंट फॉर सप्लाई हो। अबंडेंट से बात यह है कि फ्रिक्वेंटली आपको किसी भी चीज की शॉर्टेज ना है, वो वाले इलाके। बिल्डिंग, सेकंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग से पहले मैं साइड में एक और चीज देखना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो इलाके भी नहीं डेयरी फार्म के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो। देखिए अगर आप लोगों का डेयरी फार्म ऐसे इलाके में सुटेबल है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल ही ज्यादा है, तो आप लोगों को अपने फॉर्म तो बन जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके अपने इंटरनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत है। तो ये सारी चीजों का फ्लडिंग एरिया आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की जमीनें मिल रही हैं जो रावी जो खत्म हो रहे हैं, उनके लिए वो डाटा से दे देते हैं कि जहाँ पर फॉर्म के लिए जमीन है जितना मर्जी बनाए, चीपर है, लीज पर भी चीपर है। लेकिन प्रॉब्लम है किसी वक्त फ्लड आ जाता है, क्योंकि उसकी बैक हिस्ट्री चेक करें कि कितने साल हो गए जहाँ पर फ्लड नहीं है। तो डेली एक ऐसी चीज को आप लोग ज्यादा उठा के कहीं और जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने साइट के अंदर देखी है। सेकंड थिंग है बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर हमने क्या देखा है, आपके पास 3 तरह के कुछ प्रोडक्टिव एनिमल होंगे, कुछ नॉन प्रोडक्टिव एनिमल, कुछ कीफर्स होंगे जो रिप्लेसमेंट स्टॉक होगा। इस चीज में बिल्डिंग में आप लोगों चेक करना कि आप लोगों ने कौन से होते हैं, किसको प्रेफरेंस देंगे। सबसे टॉप प्रायोरिटी पर डेयरी फार्म पर कौन है, बिल्डिंग का। आप लोगों ने बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करना उसको। तो ये इन फॉर्म ऑफ समर के अंदर आप स्प्रिंकलर सिस्टम दे रहे हैं, उनके लिए बेडिंग दे रहे हैं, बेडिंग की चेंजिंग है, कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी किस्में अपनी बिल्डिंग में आप लोगों ने अपने मेजर को देखते हुए बिल्डिंग को भी डिवाइड करना है कि मिल्किंग एनिमल के लिए हाउसिंग टॉप स्पेशल होगी, फिर ड्राई एनिमल के लिए कोरल स्टाइल होगा, फिर हाइफर के लिए कोरल स्टाइल। वो जो जब आप एवरेज आउट करेंगे तमाम बिल्डिंग को, वो आपकी बिल्डिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक इस लेवल मिनिमम होगी कि आप जब एनिमल पर डिवाइड करेंगे तो उसकी डेफिनेशन वगैरह निकाल के अपने फिजिबिलिटी में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी वैल्यू नजर आएगी आपको। लेकिन अगर आपने सबको एक जैसा ही दे दिया, जैसे हाई प्रोडक्शन एनिमल्स भी उसी जगह पर खड़े हैं, लो प्रोड्यूसर एनिमल भी वहां पर खड़े हैं, ड्राई एनिमल भी उसी छत के नीचे खड़े हैं, फिर कभी भी आपकी जो प्लानिंग है वो टोटल जो है वो लॉसेस की तरफ मूव करेगी। फेंसेस इसलिए ये कि बहुत सारी पाकिस्तान में भी कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो एनिमल से वाइल्ड एनिमल जैसे डॉग आ रहे हैं, फिर आप लोगों ने अपने फॉर्म की चारदीवारी ऐसे रखनी है कि जस्ट एक फेंस लगा दिया कि ये फेंस होगी है, इसमें जो मर्जी अंदर आए, जो मर्जी पाई जाए। तो ये फेंसिंग जहाँ पर बिल्कुल बाहर इलाकों और भी रखा होगा उन इलाकों में जहाँ पर थेफ्ट का प्रॉब्लम कम हो, एनिमल डिजीज हैजर्ड कम हो। आपको ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पर एफएमडी के स्ट्रेन ज़्यादा है या एचएस की बीमारी बढ़ी है, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो वैक्सीन करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन उन्हीं लोगों में से आपकी लेवल उठ के भी हमारे फॉर्म पर आएगी। तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो फेंसिंग में हमने डिस्कस करते हैं। तो साइड सेक्शन करने के लिए अच्छे फॉर्मों के लिए तो जरूरी है कि बहुत सारे स्टेप है जो कि बेस्ट हो फॉर डेयरी के लिए। लेकिन इसमें तमाम चीज़ें दोनों 100% कोई भी नहीं फिट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जिनको आप लोग प्रोवाइड करके यस ये चीज़ें ठीक है, इनके ऊपर हम लोग करते हैं। लेकिन अब देखिए फॉर्म प्लानिंग। फॉर्म प्लानिंग में जब आपने फॉर्म प्लान करना है क्योंकि दोस्तों आपका ट्रेंड है टुवर्ड्स इम्पोर्ट एनिमल्स का कि एनिमल इम्पोर्ट करने चाहिए। कुछ लोग प्रेगनेंट एनिमल इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नॉन प्रेगनेंट एनिमल इम्पोर्ट कर रहे हैं। प्रेगनेंट एनिमल के साथ बैठेंगे आप लोग, उनकी थ्योरी कुछ और है, जो नॉन प्रेगनेंट एनिमल इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी थ्योरी कुछ और है। वो कहते जी कैश फ्लो दिया था, वो कहते कैश फ्लो पर देख रहा है। ये जो फॉर्म प्लानिंग है इनमें हम लोग डिस्कस करने होंगे वो यही है कि आपने किस पॉइंट से किस चीज़ से स्टार्ट करना है, आपने कौन सी ब्रीड रखी है। डे 1 से एक फिक्स प्लान है, उसी प्लान को फॉलो करें। तो मोस्टली हम लोगों ने देखा कि फॉर्म पाकिस्तान में एक बंदा किसी दोस्त उसी फॉर्म के पास जाता है और उसकी थ्योरी बन जाता है, नहीं जी नहीं ऑस्ट्रेलियन एनिमल काम का ही होता है, आप जर्सी बचाएं। तो वो जर्सी वाले बचाए नहीं जर्सी नहीं काम का, आप क्रॉस ब्रीड पर जाए, क्रॉस पर जाए लोकल पर जाए, लोग कहते हैं बोर्ड पर जाए। तो वो इस कदर माइंड में डुप्लीकेशन हो जाती है, समझ जाते जाना किस तरफ है।
ये तो फॉर्म प्लानिंग के अंदर बेसिकली बेस्ट यही है कि आप अपने माइंड को पहले सेटअप करें, मुख्तलिफ व्यूज देखिए कि कौन सी जगह, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फेवरेट वो उससे मूव कर जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ है मैनेजमेंट। ब्रीड तो खड़ी है, इसमें खाना है और देना है, आपको काम है थ्रू मैनेजमेंट के कि आप किस तरह उस ब्रीड को मैनेज कर रहे हैं। जर्सी ने भी दूध देना है, क्रॉस ने भी दूध देना है और फ्रीजर ने भी दूध देना है, लोकल ने भी दूध देना है। लोकल को ये लगे कि लोकल ही नहीं देना, लोकल भी देगी लेकिन थ्रू बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के। तो ये फॉर्म प्लानिंग में हम लोग देखते हैं, इसमें फॉर्म के निकल लगे कि कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देती है। अगर आप प्रेगनेंट एनिमल लेकर आ रहे हैं तो आपको पता फॉर्म फार्मिंग आपकी आनी है, तो मेटेंटी बनानी है, आपने उन्हें काफ शेड बनाने हैं, मिल्किंग एनिमल बनाने हैं, मिल्किंग शेड क्या करने हैं पहले। ठीक है, अगर आप नॉन प्रेगनेंट एनिमल लेते हैं तो आपके पास लंबा टाइम हो जाता है कि आप कोरल से मूव करेंगे, शेड्स की तरफ आएंगे, शेड से पॉलन में आएंगे, तो वो आपके पास टाइम मिल जाता है कि हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करने का। ठीक है जी, लेबर को मैनेज करने का, सुपरवाइजर को मैनेज करने का, स्टाफ को मैनेज करने का, ये सारी इसमें हमारी फॉर्म प्लानिंग स्ट्रक्चर है। थर्ड में रहता है फॉर्डर फ्लो प्लानिंग। तो पाकिस्तान में दो तरह की फॉर्डर फ्लो चलती है। ठीक है, एक तो है जो कन्वेंशनल है, सिंपल चीज आप जमीन पर लगा हुआ काटा टर्नओवर दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड है आप लोग अपने फॉर्म की पहले प्लानिंग करेंगे कि बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है जमीन को, कि एक एकड़ से आपने लेना क्या है। ठीक है जी, तो अगर एक एकड़ से आपने दो फसलें या एक फसल लेके गुजारा करना तो आप लोग कभी भी उस जमीन के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, लेकिन फॉर्डर कॉस्ट आपको बहुत ऊपर चली जाएगी। लिहाजा फॉर्डर फ्लो प्लानिंग सबसे जरूरी होती है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। ठीक है, उसमें आपने ये देखना है कि आपने कितने एकड़ से साइलेज तैयार करेंगे, कितनी बार तैयार करेंगे। जैसे आप बहुत सारी ऐसी वराइटीज आ रही हैं, आप एक साल के अंदर 3 क्रॉप्स ले रहे हैं साइज बनाने के लिए। जबकि आम लाभ में लोग एक क्रॉप की लेते हैं, एक लेंगे मेज की, रिमेनिंग आप किसी और की लेंगे। तो ये सबसे बेहतर है कि आप पहले प्लानिंग करें कि आप अपने फॉर्म के अंदर फीड का यूज करेंगे। जैसे हम लोग अपने फॉर्म पर मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, तो हम लोग ने अपने जितने भी प्रेमिसेस के अंदर मोस्टली क्या किया हुआ कॉर्न को प्लान किया हुआ है कि किसी भी तरीके से हम लोग कॉर्न की 3 फसलें साइलेज के लिए और 2 फसलें फर्स्ट बेस क्रॉप की ले, और उनके सेंटर में भी कोई चीज स्लो करें, सॉर्गम हो गया, कोई छोटी चीज 1-2 माह का गैप आता है उसको भी यूटिलाइज करें उस लैंड को, ताकि जो पर यूनिट फीड कॉस्ट है फॉर्डर के ऊपर वो क्या डिक्रीज करें। ऐसे लैंड देखिए जहाँ पर बहुत ज्यादा सेम वगैरह, वहाँ पर हमने ग्रास हो गया, रोडस ग्रास हो गया, बर्मुडा ग्रास हो गया, उसकी ये क्या कर रहे हैं ताकि वो एनिमल्स के लिए यूटिलाइज किया जाए। ये सब क्या है, यूटिलाइजेशन है इसकी फॉर्डर प्लानिंग के। इसके लिए भी आपने पूरी प्लानिंग मूव कराएंगे जिसके लिए फॉर्म के अंदर जो फीड कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। एनिमल हेल्थ और वेलफेयर, ये तो कंफर्म बात है, अगर आपका मिल्किंग एनिमल फुली कंफर्टेबल बैठा होगा, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, हर तरह के स्ट्रेस से फ्री होगा तो वो दूध देगा। अगर उसको फीड का स्ट्रेस होगा, अगर उसको वाटर का स्ट्रेस होगा, अगर उसको हीट का स्ट्रेस होगा, तो फिर आप जितने मर्जी अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, जितना मर्जी आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लेकिन आप लोग कभी भी उसको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं जा सकते। फिर एनिमल जो होती है उसकी हेल्थ वाइज हर तरह का स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। सेम स्टोरी आपकी ग्रोइंग एनिमल्स की। फिर हम लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, हाइफर को ग्रो कर देगी, एक टारगेट रखे ग्रोथ का, जैसे हाइफर है उसने रियल करके आपके एनिमल का रिप्लेसमेंट स्टॉक बनता है, फिर उसके लिए भी वर्किंग है। फिर उसके लिए ये कि आपने उसकी हेल्थ, उसको हर तरह की डिजीज से फ्री रखना है, स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल रखनी है। फिर सिर्फ हमारे मुल्क में स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल एचएस और एफएमडी है, और जी कई लोग धोखा नहीं ले रहे जी, इसके अलावा कोई और वैक्सीन करनी ही नहीं हमने। फिर अगर आप लोग इस कदर ज्यादा अब तो मार्केट में पहुंच चुके, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, फिर ये लीड के नाम पर आ रही है, कोरोना वैक्स आ रही है, जो ऐसी है जो कि प्रेगनेंसी से पहले दी जाती हैं, लास्ट मंथ के अंदर दी जाती हैं, तो उसकी डोजेज जिसका इफेक्ट काफ में आता है, जिसकी वजह से ना तो काफ में काफी मोर्टेलिटी ज़्यादा आती है, ना से प्रॉब्लम आती है। फिर ये सारे क्या एनिमल कंफर्ट के अंदर है, जितना आपकी काफ मोर्टेलिटी लो होगी वो सारे के सारा आपका रिप्लेसमेंट स्टॉक है, वैसे आपकी प्रोडक्शन क्या होगी ज़्यादा। तो सबसे जरूरी चीज़ है वो क्या है, एक तो आपकी हाई प्रोडक्शन हो और लो मोर्टेलिटी हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट करेगी। थर्ड इसके अंदर इसी में आएगा कि हम लोगों ने मोस्टली फॉर्म के अंदर सेक्स सीमन को यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्यों किया? कि मेल को ग्रो करके वो कॉस्ट नहीं मिलती अगर आप जो फीमेल के साथ, क्योंकि फीमेल जितनी भी नंबर ज्यादा होगा उतना आपका रिप्लेसमेंट स्टॉक अच्छा होगा। जितना रिप्लेसमेंट स्टॉक होगा अगर आप उसको फाइनेंशियल स्टडी करेंगे तो आपके जो जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो खरीद कम हो जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए आपके पास
वेटनरी स्टाफ है, वेटनरी डॉक्टर्स है, वेटनरी स्टाफ मौजूद है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो इनके लिए इनकी ट्रेनिंग है, उनका एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मेगा फार्म के ऊपर, बड़े फार्मों पर काम करने की, लेकिन बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट ऐसे जो चले जाते हैं तेज मार्केटिंग वगैरह, उनके पास जब कोई ऐसे लोगों के पास जो जिनके पास 2 एनिमल, 4 एनिमल, 10 एनिमल के लोगों के साथ वो डिस्कशन करते हैं, अब उनकी जो वर्किंग है और एक मेगा फार्म के साथ जो वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। एजुकेशन सब बच्चों ने एक ही इंस्टीट्यूट से लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक को किसी फार्म की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक को थोड़े से एनिमल के साथ एक्सपोजर करने का टाइम मिलता है, तो अब उनकी आप विजन देखें गवर्नमेंट में डिफरेंट हो जाएंगे। फार्म के अंदर तो यार जो फार्म स्टैब्लिश हो रहे हैं सबको वेटरनरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कोशिश करता है, जो और बता वो कोशिश करता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टाफ मिल जाए, कि मुझे वो प्रॉब्लम ना हो जो मैंने एक चीज बंदे को लेकर ऊपर जाना है, ताकि वो हमें लेके चले, ना कि जो ऑनर है वो उसको लेकर ऊपर की तरफ से कराए। नेक्स्ट आ जाता है जी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, पूरे आप जितने मर्जी लोगों से डिस्कस करके देख लें कि जी आपका ब्रीडिंग गोल क्या है, मोस्ट कर देंगे, ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगली नस्ल आगे देख लेंगे। लेकिन आप अगले यही वो गलती है जो गवर्नमेंट भी करती है और हम लोग जो भी फार्मों पर बोलते हैं कि ब्रीडिंग गोल किसी का कंफर्म नहीं किया, हमें जाना किस तरह पर कि मिल्किंग के थ्रू सीजन की तरफ मूव करना है, कि मिल्किंग के अंदर क्रॉस से हम लोगों ने जल्दी की तरफ जाना है, कि हम लोगों ने किसी साइबर की तरफ मूव करना है, किसी को कोई पता नहीं, बस जो वो कहता है जी नहीं बेहतरीन सीमन आया जी बाहरों सीमन कंपनी का, इन इस्तेमाल करके देखो, वो भेड़ चाल ऐसी डेयरी में लगी हुई, ठीक है जी इसको इस्तेमाल करते हैं सारे। देखें सीमन तो आपने इस्तेमाल कर लिया, जानवर प्रेग्नेंट हो गया, उसका रिजल्ट कब मिल रहा आपको, जब वो एनिमल प्रोडक्शन में आएगा, फिर कम से कम 3 से 4 साल बाद आपको पता चलेगा वो ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई, ये तो करना ही नहीं था। देखिए इस जेनेटिक्स में रिवर्स गियर कोई नहीं, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड गियर है, जो कर दिया वो हो गया। ठीक है, इसमें आपने पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो जब तक आपके अपने ब्रीडिंग गोल्स क्लियर नहीं होंगे कि आपने फार्म पर करना क्या है, कौन सी ब्रीड एस्टेब्लिश करनी है, किस तरफ जीन पूल को लेकर जाना है, ठीक है, मिल्क का लेकर जाना है, जैसा पाकिस्तान में देखिए मिल्क क्वांटिटी को भी देखा जाता है, बटर को भी देखा जाता है कि फैट परसेंटेज क्या है, सॉलिड क्या है, जिसकी बेस के ऊपर हमें प्राइस मिलनी है। इसकी तरफ आप वो सीमन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें फैट भी लो है, मिल्क भी हाई है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके पास सॉलिड की वैल्यू नहीं मिलती, वो प्रोटीन की तरफ मूव कर देते हैं। अब बाहर के मुल्क पर तो प्रोटीन को चेक करते हैं, हमारे मुल्क में फैट और सॉलिड के ऊपर वर्किंग चलती है। तो फिर जब आप 3 से 4 साल बाद प्रोडक्शन में आएंगे तो फिर आप देखेंगे वो हमने तो कुछ और सेलेक्ट करना था, ये चीज़ तो कुछ और आ गई। अब आप ब्रीडिंग करवाते हैं, पहला सीजन कर लिया, दूसरा सीजन कर लिया, तीसरा सीजन कर लिया, जब जो आप होमोजाइगोसिटी की तरफ चलते जाएंगे, एक जीन पूल को इकट्ठा करते चले जाएंगे, क्या होगा एट द एंड कभी भी परफॉर्मेंस हाई नहीं होगी, कभी भी परफॉर्मेंस हाई, क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर जब आप इंटरक्रॉस करते चले जाएंगे तो जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो कम होती चली जाएगी। जितने हेटेरोसिस होगा इसका मतलब उतना बेहतर रिजल्ट होगा। एक्सपर्ट एडवाइजर, अब हम लोग क्या करते हैं जी मार्केटिंग, हम लोगों ने सबसे बड़ा एक्सपर्ट एडवाइजर रखा हुआ मार्केटिंग के बंदे को, ठीक है, वो आता है एक रोशन निकालता है जी टॉप 10 बोलता है, ठीक है। अब आप एक और कंपनी आती है वो भी कहती है टॉप 10 है, 3 कंपनियां की, तीनों कंपनी कहती है मेरे पास टॉप 10 है, लेकिन 10 तो वही पहले 10 थे, उसके बाद ये 3 टॉप 10 कहाँ से आया वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट छपाए हुए हैं, वो लेकर आते हैं, आप लोग उनको स्टडी करते हैं, उनमें से किसी ने ये नहीं उनसे पूछते नहीं कि इसका मुझे जेनेटिक कोड दिया जाए जो उस ब्रीडिंग सोसाइटी के अंदर जाए ताकि मैं उस बुल को वैल्यूएट कर सकूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मेंबर हो किसी भी ब्रीडिंग सोसाइटी का, ठीक है। ब्रीडिंग सोसाइटी के पास वो कोड होते हैं कि आया एक बुल है, हम लोगों ने परचेज कर लिया उसका सीमन से एक बुल है, ठीक है, पता चला वो ब्रीडिंग सोसाइटी वालों ने आज से 30 साल पहले उसको यूज किया, उसकी डॉक्टर के कार्ड आ गए, जब उसके डॉक्टर के कार्ड को उसने एनालिसिस किया पता चला वो ये तो बुल फिट ही नहीं है डेयरी के लिए, ठीक है, इसमें तो पेडुलस अडर का प्रॉब्लम कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है, बैक का भी प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी ब्रीडिंग प्लान से इसको कब का निकाल दिया हुआ, लेकिन हमारी मार्केटिंग में वो मुसलसल टॉप 10 के अंदर आ रहा होगा। तो ये वो चीज़ें जब तक आप ब्रीडिंग सोसाइटी के किसी एडवाइजर से उसको उसकी प्रैक्टिसिटी प्रूफ नहीं करवाएंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपने टॉप क्लास सीमन लिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीमन का स्ट्रॉ है, वो बुल में कोई इन्फेक्शन आ गया, वो पता ही चला कि जब
उसकी फीमेल जो रियल करेंगी बताएंगे ये इसके अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम है, सो इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, पेल्विक बोन है वो उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमेशा ही डिस्टोपिया के लिए बच्चा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो आप लोगों ने ठीक है कोशिश करनी है कि किसी भी एक्सपर्ट एडवाइजर या वो मेंबर ऑफ इसका बिल्डिंग सोसाइटी का, ठीक है, तब उसको ऑथेंटिक और प्रूवन सीमन ले, तब आप लोग अपने बिल्डिंग गोल्स को मूव करा सकते हैं। अदरवाइज जो भी आप रिजल्ट देंगे उसका जो रिजल्ट है वो बहुत लेट करेगा। सर यहाँ पे आपने कहा था कि हमें बिल्डिंग सोसाइटी का कोई मेंबर आना पाकिस्तान में जी, तो इस चीज़ को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? बस अगर आप बहुत सारे जो यही फोरम्स हैं इनमें आप लोग अपने प्रॉब्लम्स ला के जाएँ, ये जी मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस कर, बहुत सारे फार्मर कंसल्टेंट बाहर से आ रहे हैं, ये जी हम लोगों ने जो कंसल्टेंट यूज करते हैं वो जब भी उसको हम सीमन भेजते हैं तो जी वो चेक करवा के भेजता है कि यस इसके पास कोड है, वो अपनी फीसें पे करता है डॉलर्स के अंदर, तो तब वो जनाब सब एक आपको उसके पास कोड है जिसके लिए वो आगे यहाँ पर चेक करता है आया कि जो यहाँ पर बुल का कार्ड दिया गया और जो ओरिजिनल बुल का कार्ड है वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है। तो शो उनके पास कोड है जिनको शो करने के लिए, फिर वो आपके पास वो ये नहीं होगा कि वो आप मेल भेजेंगे वो आपको भी मेल कर देगा ना, वो आपके पास मौजूद होंगे, आपके पास आएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि ये आपका लोकल कार्ड है और ये ओरिजिनल कार्ड है, ये जो अपडेट हो रहा है एवरीडे के ऊपर, ये उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो ये बिल्डिंग के जो स्पेशल बंदे हैं बिल्डिंग एंड जेनेटिक्स के, इनके पास जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके पास उन मेंबर्स की कोड होते हैं जो उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप नेट पर जाएंगे कोई भी ओमन एक बुल लिखते हैं उसकी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपडेट नहीं मिलेगी। ये आप अपडेट नीचे मिलेगा जी, लॉगिन करें अपने को, अगर आप मेंबर है तो लॉगिन करें, वो जो लॉगिन नंबर है जिस वो अंदर जाके अपडेट लेते हैं कि आया इसको अपडेट किया गया कि वैसे के वैसे ही वो खड़ा है, कि जी इस सीमन की वैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस मामले में कोई कानून साजी नहीं है। अगर मैं गलत सीमन बेच रहा हूँ और मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो पाकिस्तान के कानून के अंदर उसकी कोई सजा नहीं है, कोई सजा। तो वो अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ उसको बंद कर रही है। सर देखिए आपने सुना ही होगा कि जो साहिवाल है वो इंडेंजर स्पीशीज में डाल दी गई है, फिर अब उसका तफल साहिवाल प्रोग्राम की बॉडी कमेटी बन गई है। आज से 35 साल पहले क्या हुआ था, यही किया था कि साहिवाल को क्रॉस कराते फ्रीजन के साथ, यही बॉन्ड चली थी ना जिस तरह आज तक 24 साल को क्रॉस कराने के साथ फ्रीजन के साथ, तो F1 तो आपको अच्छी मिल जाएगी। अब किसी ने उससे अलग स्टेप पूछा था गवर्नमेंट से, अगला स्टेप में क्या करना, नहीं बस ये एक बात सुन ली कि साहिवाल को पकड़े, इधर से फ्रीजन के सीमन को ठंड बनाए, F1 बेहतरीन दूध मिलेगा। मसला तो वो एक F1 दे देगी, अब 30 साल गुजर गए हैं, उस F1 तो मर गई, उसके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये जो चीज़ है वो बिल्डिंग, क्योंकि हमारे पास ना तो पॉलिसीज है ना बिल्डिंग सोसाइटी है ना रजिस्टर्ड काउ है। ठीक है जी, अगर आप लोग निकले यहाँ से कि मुझे एक रजिस्टर्ड काउ चाहिए तो देगा गवर्नमेंट फॉर्म वाले दिन देंगे आपको। ठीक है, उनके पास रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं कराएंगे। अगर आप नेट में जाके साहिवाल को क्लिक करें, उन्होंने साहिवाल को रजिस्टर भी नहीं कराया कि साहिवाल भी पाकिस्तानी है, लेकिन इंडेंजर स्पीशीज करार कहा के उन्होंने अब उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम शुरू किया हुआ है और आवाम को लगा दिया कि 24 साल और फ्रीजर के क्रॉस कराना शुरू करते हैं। फिर आज से 30 साल बाद वो भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस वक्त आप क्रॉस चलते रहेंगे क्या होगा, प्रोटेक्शन है। बहुत सारी अगर आप लोग मार्केट में जाए ना, आपको ये बात फ्रीजर क्लास का टॉप क्लास एनिमल पड़ेगा, प्रेगनेंट होगा, इतना नीचे से माना होगा, लेकिन जब आप अपने फार्म पर लाते उसको बैठेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे 4 लीटर 6 लीटर 10 लीटर, क्यों कि अब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर तो जबरदस्त हुई, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर तो उन्होंने काम कर लिया, लेकिन क्या जो जीन्स जिन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना था उनके ऊपर पेड़ के ऊपर स्टडी की थी उन्होंने। उनको तो किसी बंदे ने आगे बाबा जी ये तुम क्रॉस कराओ, उनको अगला बच्चा कहना सोना निकलता, सोना निकल आया, फिर सोने में दूध तो नहीं ना देना, दूध तो देना है उस गाय ने जिसके पास अच्छा जीन्स होगा, जिसकी फादर की पेडिग्री अच्छी होगी, जो हाई प्रोड्यूसर होगा, जिसका डॉक्टर कार्ड अच्छा होगा, वो दूध देगा, बाकी में दूध नहीं देना। अगर सोने सारे दूध देते थे फायदा था बेहतरीन, एक मिल्किंग पार्लर होता, एक ब्यूटी पार्लर होता डेयरी फार्म के अंदर, ये खूबसूरत है ये दूध देगी, मुमकिन नहीं है। ये दूध उसी ने देना जिसके ट्रेड टॉप क्लास हो गए। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये हम जो यहाँ सिलसिला है उनके पास का आंसर डेयरी है, डेयरी है जी जी डेयरी है, और हम रूरल एरियाज में काम करते हैं, खास करके
अगर यहाँ पर ब्रीड जब तक चेंज नहीं होगी तब तक माली नहीं कर सकते। ठीक, ब्रीड अगर चेंज नहीं होगी तो वहाँ तो इस टाइप की कोई खास ब्रीडिंग है वैसे कोई खास। देखो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मकसद क्या है? सर सोच तो आ रही है, सोच आ रही है ना? सोच आ रही है ना, चेंज हो रहा है सारा कुछ, लेकिन चेंज तब होगा जब एक रिकॉर्डिंग होगी और वो ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्डिंग होगी तब। ये हमारी तो इंसानों की मतलब शुमारी में 2 नंबर है, फिर ये जानवर है, लेकिन सिर्फ ऑथेंटिकेसी नहीं है। दूसरे नंबर पर क्योंकि जिस वक्त कोई भी आपने डेली हब का कहा था ना कि हम लोग 2008 में डेली हब का काम कर रहे थे, तो कंसेप्ट ये है। लेकिन देखिए कितना टाइम, अब 2011 हो गए, 3 साल गुजरने के बावजूद अभी डेली हब उस पॉइंट पर नहीं पहुंची जिस पॉइंट पर उसको होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि अभी आप लोग ट्रेड होंगे, आप लोग ट्रेड होंगे तो अगले जो लोग होंगे वो उस पॉइंट को पिक करेंगे। अभी तो हम लोग आपको बताया कि बुल है, आप रेस करके मार्केट में लेके जाए ना फ्लैटरिंग के लिए, वो करना चाहिए सुअर का ग्रास ही है, बोल रहा ग्रास ही, तो आप खुद सोचे सुअर की ग्रास के साथ डेयरी का कोई गलत है? ईद के ऊपर लोग जिबा नहीं करने, आप लोग प्राइस करने लोकल है, ठीक है, लोग ये बहुत सुनने को मिलती है, आप कंसेप्ट सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जब उनको कंसेप्ट भी नहीं करने पाए तब जीन्स के बगैर शायद बदल नहीं सकती, ये हो नहीं सकता कि सुअर के ट्रेड इसके अंदर आ जाए, कैसे हो सकते हैं? मुमकिन है? पॉसिबिलिटी नहीं। अभी तक तो ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, तो फिर जीन्स की बात तो बहुत रुकी रहती है। इसलिए आप लोगों को इन प्लेटफॉर्मों पर इकट्ठा किया जा रहा है कि आप लोग सोचेंगे आगे जाके इस मैसेज को कन्वे करेंगे, ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनेगा। अगर एनिमल न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है जी। जो लोग क्या करते जी, दूध दे दी जानवर तो ठीक है, खुराक दे दो, दूध तो फादर खुराक दे फादर, ठीक है। कोई भी बंदा अभी तक आप अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने बहुत से जानवर लेकर आया जी, बच्चा दिया उसने, बच्चे के जिस वक्त स्टार्विंग किया उसके पास जनाब सब दूध था 21 लीटर, नहीं पास जनाब जानवर 2 लीटर के आगे। वो ये देख ना उसका नजर सिर्फ नीचे गड़बड़ी में दिया, दूध भर रहा कि नहीं, उसने कभी नहीं देखा कि मेरे जानवर कहाँ जा रहा है, कि वो डिलीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, हमेशा आप देखें जितने भी एनिमल्स हैं, अगर आप लोग एनिमल्स के मूवमेंट देखें, एनिमल कार्विंग से 2 माह पहले जिसने जानवर की सेवा की होगी ना, वो आगे 300 दिन दूध लेगा। जिसने 2 माह पहले जानवर की खिदमत नहीं ना की, वो ये ना सोचे कि वो उसको 300 दिन दूध दे। गेम सारी 300 दिन दूध की है, ठीक है। ये है वर्किंग डेयरी की। अगर आप लोग कहेंगे नहीं जी जानवर ठीक है सेवा भी की, लेकिन उसने दिया दिन आपको 100 दिन दूध, तो बाकी जो आपके पास 320 दिन होंगे वो आपकी जेब से उसने खाना है, ठीक है जी। तो आपका जितना भी फाइनेंशियल है वो हिलके रह जाना है। लिहाजा जब भी आपने वर्किंग करनी है कि जो मिल्किंग एनिमल की न्यूट्रिशन है उसको हमने डिवाइड किया, ठीक। सिंपल हम लोग मूव करते हैं, इसमें हमने जैसा एनिमल को डिवाइड किया होगा कि एक एनिमल को हम लोग रखते हैं कार्विंग से पहले स्टेज 1 में। देखिए ये स्टेज 1 जब वो 1 मंथ से लेकर 7 मंथ तक प्रेग्नेंट है, तो ये स्टेज 1 है। इस स्टेज 1 में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक वो आती है जो मिल्किंग और प्रेग्नेंट भी होगी, और एक आपकी हाइफर आ रही है जो कि अभी मिल्किंग में नहीं है लेकिन प्रेग्नेंट जरूर होगी, ठीक। तो अब ये जो 1 से 7 माह तक, ठीक है जी, उसमें वर्किंग चल रही है, उसको आपने आम रफी नहीं दे सकते। आपने कहा कि उसमें पलती रहे, कहीं जब बच्चा देगी तो इसकी खिदमत करने की, ठीक है। उस वक्त खिदमत करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बॉडी रिजर्व काउ जो एसिड डिप्लीट करती है, ठीक है। उसके बॉडी रिजर्व कितना होना चाहिए कि जब वो काम ही कर जाए तो आपके जो टॉप मिल्किंग टाइम्स हैं,
फर्स्ट 90 डेज उसमें वो अपनी बॉडी स्कोर को मेंटेन कर सके। अगर उसने अपने पहले 90 डेज के अंदर बॉडी स्कोर मेंटेन ना किया तो वो ऐसे जाएगी ऐसे आएगी भी ऐसे। ये इसमें मिल्किंग जो है ना वो ये है। ये 3 माह के गैप्स होते 3, 6 and 9 मंथ के। ठीक है जी, हम लोगों ने ये चीज मेंटेन करनी थी। होता क्या, ये ऐसे गया, ठीक है, पीक उसे देखिए टेन ही नहीं की, पीक को सस्टेन ही नहीं किया। क्यों? उसके पास ऐसा रिजल्ट भी नहीं है जो कि उसको मूव करेंगे और प्रोडक्शन की तरह। उसको तो कोई ऐसी बॉडी स्कोर चाहिए, ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो इस चीज को रखेगी। यही आपका दूर है। जब आप इसको एवरेज करेंगे, जब इसको एवरेज करेंगे, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। ये वो एनिमल्स होंगे जिनकी आपकी प्रोडक्शन 7000 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक होगी। ये वो एनिमल होंगे जिनको आप 3,000 से लेकर 4,000 लीटर तक होंगे। अभी टाइम होता है 300 दिन दोनों में पूरा करना है, लेकिन जब आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे और इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो आपको देखें सर मल्टीप्लिकेशन दूर के साथ ही देख के देखें तो मैं इस मान का डिफरेंस आ जाएगा 300 डेज के ऊपर 1 to 7 मंथ। ये इसमें टॉप ये है, उसमें जिस पर देखो 2 तरह की इंप्रेशन चाहिए ना। जहाँ पर एक एनिमल हुआ जो प्रेग्नेंट भी है और मिल्किंग में भी है, तो उसके लिए अलग स्टेज 2 पर फार्मूला होगा जो उसको फीड किया जाएगा। फिर अच्छी प्रोटीन, हाई प्रोटीन, थोड़ा सा आगे ये वो है जब वो 2 माह आ गए 8 से 9, 8 और 9 मंथ क्रिटिकल जो टाइम है इसका। इसमें कुछ दिन होंगे वो क्लोजर में होंगे। क्लोजर में सिर्फ 10 दिन तक पिछले कोई 10 दिन लगता है, कोई 6 दिन लगता है, कोई 5 दिन लगता है, कोई डिफरेंट है। अब ये स्टेज 2 है। फिर स्टेज 2 के अंदर टोटली डिफरेंट डाइशन, हाई मिनरल्स, क्योंकि ये 2 माह में उसको मिनरल डेपोजिशन भी देनी है हम लोग। ठीक है, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करनी है क्योंकि इसके अंदर उसने बेबी का साइज प्लस अपनी बॉडी रिजल्ट उसने मेंटेन करने, क्योंकि वो ना सिर्फ बेबी की सही न्यूट्रिशन प्रदान कर रही है उसे, और उसने अपने आप को भी मेंटेन करना। इसलिए इसको हम ड्राई पीरियड में लेकर आते हैं। ये एनिमल ड्राई हो जाए तब इस स्टेज में आए। ठीक है, ये ड्राई पीरियड में, ताकि जो मिल्क का स्ट्रेस है वो उससे कम हो जाए, जो उसकी बॉडी डिप्लीट हो रही है, और वो किस में आ जाए, स्टेज 2 में आ जाए। नेक्स्ट में आता है क्लोजर। क्लोजर वो टाइम है जब बिल्कुल जस्ट कमिंग होने के करीब एनिमल है, 5 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, उसमें उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड हो रहा है, गुड फीड प्रोवाइड करिए, बार बार ताज़ा फीड, थोड़ी क्वांटिटी लेकिन ताज़ा फीड प्रोवाइड करें, ताकि जो उसके ऊपर जो कामिंग का स्ट्रेस है, उसकी बॉडी में एक स्ट्रेस आया हुआ है, उसकी अडर के ऊपर स्ट्रेस आया वो डिप्लीट हो जाए। नेक्स्ट रहता है फ्रेश। अब ये है गेम सारी मिल्किंग के लिए, जहाँ पर 2 कंसेप्ट है, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं नहीं जी पहले स्लो मूवमेंट होनी चाहिए, कि क्योंकि जानवर जहाँ पर खा लेते 2 किलो अंडा 3 किलो, जहाँ पर आके 1 ग्राम 11 किलो कंसनट्रेट देंगे, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना हो जाए, उनकी और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये है फ्रेश अप का जगह, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फार्मूला जो है वो मेंटेन करना हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी के ऊपर। क्यों कि जो ही बॉडी में से बेबी बाहर आए वो प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन के ऊपर आने के बाद जहाँ पर आपने उसके एनिमल को देखना है, और ये सिर्फ और सिर्फ 20 डेज की है। 20 डेज के अंदर आपने अपने एनिमल्स को मूव करना है, कहाँ मैंने भेजना है इसको, हाई प्रोडक्शन में, मीडियम प्रोडक्शन में, लो प्रोडक्शन में। जहाँ पर जब मिल्किंग में आएगी तो मिल्किंग को आपने डिवाइड करेंगे कि इन एनिमल को हमने किस तरह मूव करना है। 20 डेज आफ्टर कामिंग फ्रेश हो गया ना, कामिंग होगी ये कामिंग मुकम्मल होगी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ्रेश है, इसको रिच हाई एनर्जी हाई प्रोटीन दोनों चीज। तो कहते हैं कि फर्स्ट डे तो उसमें इतना भारी काम नहीं किया। यही तो बात है, ये तो कंसंट्रेट और ये भी सारी बता रहे हैं। देखो यही तो गेम है। देखो सिंपल, आप अपने घरों की मिसाल दें, ठीक है जी। जिस वक्त आपके घर में कोई बेबी पैदा होता है, आप लोग जो माँ को भूखा रखते हैं, नहीं आप लोग हलवे का मक्खन पता नहीं की पनीरियाँ पांडे पता क्या पंजीरियाँ बन के आगे जा रही हैं कि उधर जाके आप लोग लो कंसंट्रेशन कम करते नहीं, सूखी रोटी खा ना। वही चीज़ है जो आप अपने ऊपर एप्लीकेबल करें, सेम वही एनिमल्स पर एप्लीकेबल है।
ठीक है जी। देखो प्रेगनेंसी से पहले जिस वक्त की तो डॉक्टर्स बेबी डॉक्टर्स क्या कहती हैं जी आपने 3 टाइम पर खाना नहीं खाना, अपने खाने को सेपरेट कर दें 6 टाइम पर खाएं, जब भूख लगे थोड़ा सा खा लें, वॉमिटिंग ना हो। वॉमिटिंग करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन रिजॉल्व नहीं होगी, बेबी का स्ट्रेस आएगा। सेम जहाँ पर भी हम लोग क्लोजअप क्यों लेकर आए हैं, स्टेज 1 क्यों लेकर आए हैं, सबको एक जगह पर क्यों रख के दे दिया, जहाँ छुट्टी कमरे में जाके बैठे। यही वो गेमें, इन गेमों के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हम लोगों ने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया। यही तो स्पेंड टाइम होगा जहाँ पर प्रेडिक्शन देगा। इस 20 डेज के ऊपर हमने अपनी वर्किंग देखनी है कि यस ये एनिमल बूस्ट अप करेगा, और यहाँ पर 4 टाइम मीटिंग करनी है। ये गेम है, क्यों उस एनिमल का ऑर्डर तैयार ही नहीं हो रहा कि मुझे स्टिमुलेट करो। अगर आप 4 टाइम मिल्किंग करेंगे उसकी, तो उसके जो सेल्स होंगे ऑर्डर के वो स्टिमुलेट होंगे फॉर मिल्किंग के लिए। यस, सिर्फ 20 डेज। अगर ये लंबा रहेगा ऐसा जानवर डिप्लीट हो जाएगा। मैं शफराज से ऐसा मिला हूँ, साबिर अफराद को तो कहते हैं कि दूध को ज़्यादा जो गाय देती ना ठीक है उससे चो, लेकिन पहले से 5-10 दिन उससे 2 टाइम ही चो। क्यों उसके जब दूध के वजन पड़ेगा बांधे पे तो उसका स्ट्रेच होगा कि उसका खुल जाएगा। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ ये गेम वो भी देखो वो बहुत तरीके से स्ट्रेच ले रही है ना के भाई पे, और देखो उस एनिमल का स्ट्रेस कितना है आपने देखा होगा, जिसका होना बड़ा होगा उसकी मूवमेंट क्या, ठीक है जी उसकी, इसलिए तो उनमें मिस्टाइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो ही दूध छोड़ेंगे बीच में तो क्या होगा, क्योंकि उसके टीट्स ड्यू टू प्रेशर ओपन हुए हैं, उसको कामिंग का स्ट्रेस आया, उसके प्लेसेंटा और उसकी यूट्रस क्लीन नहीं हुई, अपनी बॉडी अपनी जगह पर नहीं जा रही है, हड्डियाँ और ऑर्गन जो इधर उधर बिखरे पड़े थे अंदर वो एडजस्ट हो रही है, टाइम ले रहा है ना, इसलिए हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी प्रोवाइड की है उसको, ठीक है। और 20 डेज में 4 टाइम मिल्किंग इसलिए किया कि उसके ऊपर स्ट्रेस का टाइम चेंज हो जाए, जहाँ 12 घंटे का स्ट्रेस की जाए वो किस पर आ जाएगी, फिर 6 घंटे पर रिड्यूस करने के लिए, देखिए ऑटोमेटिक एनहांस होगी। अच्छा, क्योंकि क्यों कि जो सेल है वो मोटिवेट हो रही है, ठीक है जी। जितना ज्यादा आप लोग उसको स्टिमुलेट करेंगे उतनी ज्यादा वो मिल्किंग में आएगी। इसमें मिल्क फीवर के चांसेस नहीं होंगे। आप यहाँ पर फीड दे रहे हैं, ये जो स्टेज 2 के जो कोर्स होते हैं ना, इसमें प्रोपोलिन ग्लाइकोल जो आजकल वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ग्लूकोजा के नाम पर, वो इसलिए दिया जा रहा है 20 डेज पहले 20 डेज बाद 40 डेज की गेम है, ठीक है जी। अगर आप ग्लूकोजा तो उसने देखो एक कंपनी है, अगर आप प्रोपोलिन ग्लाइकोल 200-250 रुपये केजी मिलता है, ठीक है, वो लेके यूज कर ले, उसका काम ये है कि मिल्क फीवर नहीं होने देगा। छोटे की भी ये बात, छोटे को भी समझाना है, तब प्रोपोलिन ग्लाइकोल ग्लूकोजा ना ले, प्रोपोलिन ग्लाइकोल ले, वो ग्रामों में पड़ना, ठीक है, उसका लिक्विड यूज है। इसलिए हम लोग अक्सर गर्मियों में मोलासिस छोड़ देते हैं, आप अक्सर देखो गर्मियों में लोग मोलासिस डालना छोड़ देते हैं, वो गर्म, ठीक है, गर्मियों में तो गर्मी को कौन काटेगा, गर्मी काटेगी ना, ठीक है। जो कहते हैं मसला है एनर्जी के लिए दे, ठीक है, एनर्जी होगी उस तरह के लिए उठेगा, फीड के लिए जाएगा, मिल्क के लिए जाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं, वो ड्रम जमीन पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो मिल्क फीवर में आएगा तो उठा नहीं, तेज कैल्शियम डिप्लीट होगी थ्रू मिल्क, एनर्जी उसको मिल नहीं रही, उसे क्या करना, ठीक है जी। आगे मिल जाएगी, फिर प्रेगनेंट किया आपने, ठीक है, इसमें फ्रेश से जून मूवमेंट होती है, आप लोगों ने रूटीन चेक रखना है इसका, ठीक है, उसमें चेकिंग यही है कि एनिमल जल्दी से जल्दी क्लीन होकर दोबारा पर आपकी कंसीव में आता है, 20 डेज 40 डेज और रिमूव करने के बाद आप मिल्किंग से दोबारा वो अपने स्टेज 1 वो हाई मिल्किंग प्रोड्यूसर, लो मिल्किंग, मीडियम मिल्किंग कैटेगरी बनाएंगे। अगर आप कैटेगरीज नहीं करेंगे कभी भी आप लोग नहीं देखिएगा, हम लोग हर रोज 3 टाइम अ डे मिल्क और एनालिसिस करते हैं, किस जानवर ने कितना दिया, कल कितना था, आज कितना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 15 डेज उसका ग्रोथ चेंज होता है, उसमें 7 दिन हो सकता है वो हीट में हो, ठीक है जी, वो हीट में उसका दूध 32 लीटर से खींच के आया हुआ 16 लीटर का, हम लोग उसको उठा के लोग फिल्टर फेंकते हैं, ठीक है, उसकी जान निकल जाए, ये ज़्यादा 14 दिन से 15 दिन तक उसको मॉनिटर करें कि इसका डिक्लाइन है कि इंक्लाइन है। अगर डिक्लाइन है तो रीजन क्या है, लेमनेस तो नहीं हो रही, मिस्टाइटिस तो नहीं है, कोई फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। सर ऑफ फूड भी होती है, खाना ना खाने की वजह
स्ट्रेस है ना, कई अगर वो एनिमल सिक है, अगर उसका बेसिक तरीका ये होता है जब फीड है उसके पास खड़े थे, फीड के ऊपर भागते एनिमल जा रहे हैं सारे, आपका स्टॉक ठीक है, अगर वो एनिमल उठने के ऊपर आपको देख के वापस आ रहा है उसको पकड़ लें, तो पूछे भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, भाई साहब ने कहना पैसा पहले ठीक है जी। आगे सब आ जाता है 80%। अब सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन है बिटवीन फीड एंड फीड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैकाडेलीज चला रहे हैं या आप किसी भी एनालिसिस, सारा दिन एनालिसिस होता है, वो कहता है जी फीड से और फीड कॉस्ट का क्या रिलेशन चल रही है, ठीक है जी। इसकी सिंपल से आपको वर्किंग देते हैं मिल्किंग के लिहाज से पहले, ठीक है, फिर नॉन मिल्किंग है। मिल्किंग के अंदर क्या मूवमेंट है, अगर आप 45 से 55 बहुत बड़ी नंबर है, कोशिश करें 50 ज़्यादा बेहतर रहेगा। 45 से 55 के अंदर आपकी मिल्क की फीड कास्ट है, यानी आप जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका 45% आपकी फीडिंग कास्ट में चला जाता है, तो आप खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं कि आपकी डेयरी कास्ट है, ठीक है। इसके क्योंकि यह है सिर्फ मिल्किंग एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। अब नॉन मिल्किंग प्लस मिल्किंग टोटल जो होगा आपका, इसमें आपके फल हार्ड आ जाता है, ड्राई एनिमल, ज़ीफर, ग्रोथ, एवरीथिंग। अगर वो आपके 60 से 65% के ऊपर है तो आपकी डेली प्रॉफिट में है। ये दोनों मिल गया ना, सारा स्टॉक मिल गया ना जहाँ पर। टोटल डिपेंड करता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, उसके हिसाब से गेम भी डेयरी में तो यही है ना कि अगर आप लोगों की, अगर ये आप लोगों की कॉस्ट आ गई, ये तो ऑटोमेटिक आ जाती है ना, कि ये जितना हाई प्रोड्यूसर होगा, जितना मुल्क आपका ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली आपके उतने एक्सपेंस तेजी, उतना रेवेन्यू ज्यादा होता है, उतना एक्सपेंस कम हो जाएंगे, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये टिप है अपने एनालिसिस करने के लिए, हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव चल रहे हैं। ये मिल्किंग एनिमल की जो, अगर फर्ज करो एक एनिमल 100 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है जी, 100 लीटर दूध, उसका जो रेवेन्यूज आ रहा है, अब रेट डिफरेंट आ जाएगा, इसका जो 45%, ठीक है जी, अगर आपका एक्सपेंस में चला जाता है फीड के एक्सपेंस में, तो बाकी आपके यूटिलिटी, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएंगे, तो आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मार्जिन मौजूद होगा, खुला मिला। 45% अगर 15 से 20% होगा तो कैश में 30% होगा, ठीक है जी, 23% के करीब है, आई थिंक 23%, ठीक है। यही कुछ हकीकतें बता रहा हूँ, लेकिन शर्त यही है मैनेजमेंट नहीं, ये सारा मेरे बात एक गाँव या गाँव कम से कम कितना कुछ देख लिया वो मैंने इसमें रखा था। बेसिकली ब्रीडिंग गोल्स डिसाइड करने का मकसद यही होता है कि हमने जो ब्रीड लेनी है उसे देना क्या है, एनिमल क्या। कभी भी आप लोग एक के बने आपने एनिमल देखना कि हमें 500 वाली मिल रही है, 5000 एनिमल्स, जो एनिमल है वो दूध 5000 लीटर दे रहा है, 6000 दे रहा है, 7000 दे रहा है, 8000 दे रहा है, आपने उस तरह से एनिमल को देखना है। बेसिकली ये अब आप देख रहे हैं अपने बैफल बफलोज है क्या प्रोडक्शन दे रही है, कितने टोटल कितने माह देगी, 7 माह, 210 प्रोडक्शन तो उसकी जो होती रहेगी स्टार्ट किया तो वो करा देगी। जब आप इसको 210 दिन पर एवरेज आप करेंगे ना, जो प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी 4, 4.25 किसी की पहुंच जाएगी। अब आप देखो 4.5 लीटर आप एवरेज लेकर उसके फीड एक्सपेंस को पूरा कर सकते हैं। तो यही चीज़ों को एनालिसिस करना कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब उसके लिए अभी इसमें शायद बहुत सारे कुछ हार्मोन दिए जा रहे हैं उसको, जो उनके फाइबर डाइजेस्ट करते हैं, जो फीड उसकी निकल गई वैसे बाहर उसको वो रिजॉल्व करे और अपनी फीड टू कन्वर्शन रेशो जो है वो तो ठीक करे। तो आगे इंटरेक्शन हो गया, नेक्स्ट है बैलेंस फीड। बैलेंस फीड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम लोग NRC की रिकमेंडेशन को
अपनी फार्मेशन में डाल देते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने क्या होल्स्टियन फ्रीजियन इन फलान यूनिवर्सिटी लैब, ठीक है जी। अब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो गाय खड़ी है और एक जो फील्ड के अंदर गाय खड़ी है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसको एक एडिशन भी प्रोवाइड उन्होंने किया होगा, शायद उनको नॉलेज बनाने के लिए 3 मुलाजम होंगे, उसकी काउ कंफर्ट सबसे टॉप क्लास होगी, उसकी रिकमेंडेशन हम अपने लोकल फार्म के प्रोडक्ट एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। अब हमारी अब आपको कोई भी एनालिसिस करके देखते हैं, अभी तक किसी भी सब डेयरी फार्म वालों ने कोशिश नहीं की, हम लोगों ने भी पहले की, लेकिन कितने एक्सपेंस हैं। एक न्यूट्रिशन देखिए, आज हम लोग कसूर से मेज़ आ रहे हैं, कल बाड़े से आ रही है, परसों चकवाल से आ रही है, अब सब मेज़ डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है। किसी ने कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ, जब आप मैसेज लगा देंगे एक में 9% प्रोटीन आ रही होती है, किसी में 7% आ रही होती है, किसी में 11% आ रही होती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अपने फार्मूले में रखी हुई थी हाइड्रेट प्रोटीन 10%। अब जब 7% वाली प्रोटीन आपकी फीड में आ गई है, तो फीड का बैलेंस क्या होगा? अब आप कहते हैं यहाँ समझ गए, दूध चावल अच्छा वाला 25 लीटर दे रहा था, 23 पर आ गया, तो चेक ये करें कि वाकई ही कोई नया इंग्रेडिएंट इंटर हुआ है, नया बैच इंटर हुआ है, क्या हुआ, इनको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एनालिसिस इतनी जल्दी होता नहीं है। अब एक ट्रक है, बड़ा फॉर्म है, वो एक दिन की खुराक होती है, अब उसका टेस्ट करा के कहाँ ले जाए, इसलिए फूड किसी लैब होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो लेकिन ये बड़े बड़े पैमाने पर चले जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप लोगों ने देखना है कि क्या रीजन है, यदि आप लोगों ने रीजन देखनी, फिर आप फ्यूचर में आप लोग देखते जाएंगे, इस एक्सपीरियंस चीज़ को देख के भी पता लगता है कि ये इसकी क्वालिटी क्या होगी। एक बड़ा ग्रेन है, एक छोटा ग्रेन है, एक ग्रेन बिल्कुल ओके है, एक ग्रेन में थोड़ी सी फंगस लगी हुई है, एक कीड़ी ने खाया हुआ, कीड़ी ने खा लिया जाए, उसका एंडोस्पोर खाया गया, पीछे पोक रह गया, अब उसकी न्यूट्रिशन इसी वजह से पूरी नहीं होना, एनर्जी पूरी होनी है ना उसकी प्रोटीन पूरी होनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एट द एंड आपकी प्रोडक्शन के ऊपर जाके लगेगी, ठीक है। आप कमरे में बैठ जाए तो लेबर को तो पता है ग्राइंडिंग कर देंगे, ग्राइंडिंग के बाद पता चल चलना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने मैनेज करेंगे तो प्रोडक्शन आएगी, मैनेज नहीं करेंगे प्रोडक्शन नहीं आएगी। देखिए ये थोड़ा सा इसमें है कि क्वास्टर एंड क्रॉप बाउंड्री है, ये इसमें देखिए सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, कट्टो वड्डो जानवर के पास फल खत्म हो गया, ठीक है। जानवर कैसा खा रहा था, क्या खाया कोई पता नहीं, ठीक है। चलता है केस डालता, जो जानवर दूध मूल रहता है, दो कदम पीछे कर लेता है, गाय गाँव तो मिलता है, ठीक है। उससे कहते हैं कि चली खिला के हम लोग प्रोडक्शन लेंगे, ऐसे लेंगे, क्योंकि देखिए ये मेथड है। अब आप लोगों ने आज मिच्योर हुई है, उसको काटा है, कल उसकी मेच्योरिटी बढ़ गई है, परसों उसकी मेच्योरिटी कुछ और हो गई है, जो पैसेज ऑफ टाइम गुजरेगा उसकी मेच्योरिटी चेंज हो गई है, जो मेच्योरिटी चेंज होगी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी चेंज हो जाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन की भी छोटी हो जाएगी, ठीक। कुछ लोग अब प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हम हमारे पास जमीनें ज़्यादा, हम ग्रेजिंग क्यों ना करें, कुदरत ने जानवरों को रखा फ्री है तो ग्रेजिंग कराएं। यदि ग्रेजिंग देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में भी बड़ी बड़ी ग्रेजिंग होती है, लेकिन उनके पास भी वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कहते हैं ना 1000 लीटर वाली ऑस्ट्रेलिया में गाय मिले 10,000 लीटर वाली 350 दिन ग्रेजिंग आ रही होगी, लेकिन नामुमकिन वो मिलेगी आपको, हम 600 लीटर तक का टारगेट दे सकते हैं ग्रेजिंग के परेशानी आते हैं, ठीक। क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रेजिंग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो अपनी बॉडीज को फुली यूटिलाइज करती है, उसको बेबीज के लिए भी चाहिए फीड, उसको अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए भी फीड चाहिए, उसको एक्सरसाइज के लिए भी चाहिए, उसको अपने खत्म करने के लिए भी चाहिए, उसके हर तरह की एनर्जी उसको चाहिए, तो उसकी जो इनपुट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। इसलिए वो ग्रेजिंग पास्चर बड़े बड़े होते हैं, वो भेज देते हैं, एट द एंड ड्रॉपर होते हैं, उसी तरह कंसनट्रेट का ब्लेंड तैयार करते हैं और उनको दे के प्रोडक्शन दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि नंबर ऑफ एकर्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग प्रेफरेंस करते हैं कि कोई एक मेथड आ जाए, कुछ साइज का आ जाए, तो ग्रेन अपनी जमीनों पर उगा लें ताकि जो फीड कास्ट है वो कम हो जाए। मार्केट में ग्रेन की प्राइस अगर 27 रुपये अगर अपनी कास्ट करते हैं, ठीक है जी, तो और साल में 2 क्रॉप देते हैं, वो 30-40 रुपीज़ के ऊपर आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए अपनी अपनी कॉस्टिंग को और अपनी फीड को एफिशिएंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई थी मैकेनाइजेशन। ये अब जितने भी डेयरी फार्म, देखिए छोटे छोटे डेयरी फार्म 100 वाला एनिमल वाला जो भी कहते हैं किस तरह मैकेनाइजेशन कर लूँ, लेबर से मेरी थोड़ी सी जान क्या छूट जाए, वो कहता है कि मिक्सर ट्रॉलीज ले रहा है, तो ये फीड मिल छोटा फीड मिक्सर प्लांट लगा लेता है, ग्राइंडर लगा लेता है, ये मिल्किंग पार्लर है, कुछ छोटे बकेट सिस्टम है, इन चीज़ों के ऊपर आप चले जा रहे हैं कि हैंड मिल्किंग से अवॉइड करते हैं, लेबर के इशू से निकल जाए, ये सारी चीज़ें ये मैकेनाइजेशन और टेक्निकल। अब मिल्किंग पार्लर तो किसी ने खरीद लिया, अब उसके लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं होता,
ठीक है जी, हर रोज नया स्टाफ आता है, ठीक है जी। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ों में बिल्डिंग पार्लर भी हो कि आगे आप लोगों को उसकी टेक्निकल नो एंड हाउ भी हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया अपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फीड मिक्सर है, ठीक है, उनकी वर्किंग क्या है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। कई लोगों को पता नहीं चलता ये मिक्सर जब चल रहा है उसके अंदर कौन सी चीज़ों का सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सी चीज़ डालनी है, बाद में कौन सी चीज़ डालनी है। वो कंसनट्रेट पहले डाला होता है, ऊपर से सारे डाल देते हैं, वो कंसनट्रेट को मिक्सर द्वारा तो साइलेज की तरह ऊपर के ऊपर खड़ी रहती है। ब्लेंड क्या है, वो सारी क्या है, टेक्निकल टीम्स, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू यूज दिस थिंग। सेम स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम की क्या वर्किंग है, किस एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर इसको चलाना है। अब बेशक टेम्परेचर आप लोगों को आप जो सीजन चल रहा है इसमें आपने स्ट्रेस चेक करना है, आपने देखना ह्यूमिडिटी क्या है और उसके नाम के टेम्परेचर क्या है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, आप लोगों के पास वो टेम्परेचर इंडेक्स ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेंजर जोन में खड़ा है, ये स्ट्रेस में है, ये माइल्ड स्ट्रेस में है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम चलाना कि नहीं चलाना, आप स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन कर देते हैं, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी 75 है, स्प्रिंकलर सिस्टम चला दिया, ह्यूमिडिटी 85% क्रॉस कर रही है। ये बड़े खुशबू बहुत स्प्रिंकलर सिस्टम हमने चलाया हुआ एनिमल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो उस वक्त से चाहिए था फोर्स एयर, आप लोगों ने पानी चढ़ाना शुरू किया हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी नो हाउ और टेक्निकल मैकेनिकल भी है, टेक्निकली भी उन चीज़ों की नो हाउ होगी तो आप उसको बेटर यूटिलाइज करेंगे किस वक्त किस चीज़ को चलाना है। लेबर, आखिर में लेबर, लेबर क्या चीज़ है, लेबर तो 365 डेज वर्क है, ना इनकी कोई डेली फार्म पर ईद है, ना कोई मुहर्रम है, तो ना कोई सफर है, ठीक है जी। 24 घंटे ही वर्क करेगा, ठीक है। आप ईद करने जा रहे हैं, जानवरों ने खाना भी खाना है, उसमें मिल्किंग में भी आना, सारा काम करना है। तो लेबर आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि अगर मैनेज करना उनको आसान हो। इसके अलावा जो टॉप प्रायोरिटी पर लेबर है वो क्या आपके पेट स्टाफ हैं, ठीक है जी, जो मॉनिटर करें आप अपने एनिमल्स की ऑन साइट हीट क्या है, अगर वो आपको टाइम पर नहीं मिल रही, एनिमल सिक तो नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे सॉल्व करनी है कि जी एनिमल को सिर्फ टेम्परेचर है, ठीक है जी, वो छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोगों को इग्नोर करते करते वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले जो वेट स्टाफ है उसको एनिमल्स के अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। मिल्किंग की जो वो डिस्कस कि मिल्किंग के भी स्टाफ ऐसे है कि मिल्किंग के मेथड एंड रूटीन्स है जो अंडरस्टूड होकर ये चीज़ें लाजमी करनी है। सेम फीडिंग और फीडिंग के वर्कर्स है, फीडिंग के स्टाफ को पता होना चाहिए कि मेरा टाइम फिक्स है फीडिंग का, तो मैंने इस टाइम के ऊपर सारे काम छोड़ के प्रायोरिटी फीडिंग को देनी है। फिर हम लोग अपने फॉर्म को अक्सर देखा है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैकेनाइज किया है कि जिस वक्त हमारी प्रोडक्शन ड्रॉप होती है तो हम लोग सारी रिपोर्टें इकट्ठी करते हैं। पार्लर की रिपोर्ट पता चला जी पार्लर 1 बजे चल रहा, 10 बजे चल रहा था तो 10 बजे के 15 मिनट में चला, ठीक है। फीडिंग का टाइम 2 बजे था ड्रॉप होने का, तो ये फीडिंग जो ऑफलोड का बटन जो लगा है वो लगा ही 2:30 बजे, आधा घंटा फीड लेट हो गए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एट एंड उस दिन की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेंगी, उस दिन की ना करेगी तो अगले दिन भी करते हैं, लेकिन करेंगी लाजमी। तो जो टाइम जो स्टैंडर्ड जो वर्कर को ड्यूटी दी है वो अगर टाइम पर हो रही है तो फिर ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फिर आइडेंटिफाइंग द मैनेजमेंटल प्रॉब्लम, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करने का ये पहला जो स्टेप या उसकी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो रिकॉर्डिंग है कि आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए कि कोई भी काम किस वक्त शुरू किया, किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी सुपरविजन में हुआ, ये रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोग इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अगर ये रिकॉर्ड कीपिंग आपकी नहीं है तो आप लोग कभी भी कोई भी फॉल्ट ट्रेस नहीं करेंगे कि जी क्वांटिटी को किसने चेक किया, ट्रक आया, किसने देखा, क्या डायमीटर था, क्या मॉइस्चर लेवल था, ठीक है, उसमें फंगस तो नहीं थी, ठीक है जी, फीड की मिक्सिंग की ब्लेंडिंग सही हुई है, फिर उसकी लोडिंग से ही अकॉर्डिंग टू फार्मूला हुआ है, ये सारी किस्में अगर आपके रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होगी। रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी नहीं बहुत ही कम्प्लेक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, 4 डाटा ऑपरेटर हो, पता चले जी बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है इट्स सिंपल कि अगर ये पता छुट्टी पर है तो उसके पीछे जो बंदा अगर वो नहीं भी ताकि गया उसके रिकॉर्ड को देख के सच करते यस ये काम करना है। इतना सिंपल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इतना नहीं कि वो घर गया तो उसको पीछे तो फोन डाल रहा है बगैर किसी पानी से फ्लांगे करना, ये काम है। सिंपलेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, ये इजी डॉट तो दूसरों के लिए सिंपल की बात, दूसरा भी उसको बड़े आसान से पढ़ सके कि जी ये ज़्यादातर नहीं है, इसको इस मेथड में मूव करना है। अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डुप्लीकेशन का है, ठीक है, डुप्लीकेशन और एरर का। छोटी सी गलती बड़ा ब्लंडर है, रिकॉर्ड का जो सूल है, छोटी गलती बड़ा ब्लंडर है। जब मॉनिटरिंग द बॉडी कंडीशन ऑफ द
स्कोर ऑन रेगुलरली बेसिस। जब आपका एनिमल फीडिंग टेबल पर लग जाए, ठीक है, हमेशा एक विजिट आगे से करें और एक विजिट पीछे से करें कि एनिमल क्या कंडीशन। डुप्लीकेशन का होता है, कई दफ़ा एनिमल्स की जो क्वांटिटी है वो दी हुई है, एनिमल्स हम लोगों ने चेंज कर दी है लेकिन उसे चेंज ना क्यों, उसकी नंबरिंग है वो डुप्लीकेट हो गई है। एनिमल हमारे पास 20 थे लेकिन यूनिट्स के अंदर उस नंबर को 2 बार यूज किया, वो सिस्टम में लेता है मल्टीप्लिकेशन में। ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो डुप्लीकेशन में आए होते हैं। कोई एनिमल डेड हो गया लेकिन हमारे सिस्टम से निकला ही नहीं अभी तक, फीड खाता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें नेक्स्ट आ जाते हैं जी बॉडी कंडीशनिंग स्कोर। सर कोशिश यही होती है अगर आप डेली मॉनिटरिंग ना कर रहे हैं, आप कहेंगे 15 दिन बाद देखें, 15 दिन बाद आपको पता नहीं चला कि ये 7वें दिन पर ड्रॉप हो गई थी, बॉडी स्कोर 7वें दिन पर ड्रॉप हुआ कि 10वें दिन पर ड्रॉप हुआ था, ठीक है। 7वें दिन पर ड्रॉप होता है, इसका मतलब 7 दिन इस बॉडी ने नेगेटिव मूव कर गया, तो 7 दिन बहुत ज़्यादा थे, आपको पता चलता तो आप भी उसको जल्दी कर डाल लेते हैं कि आज की क्वांटिटी फीड की में भी खराब हुई हो, तो 2 दिन बाद अगर ड्रॉप सारी हो रही, इसका मतलब है इससे विंग स्केल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्वांटिटी सही नहीं पड़ रही, क्या टाइमिंग कोई गलत है, उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें। दो ही बेसिस, क्योंकि वो यार्ड पे बचाते नहीं पता चलेगा। जब फीडिंग एरिया के ऊपर जब खड़े हैं, फीड खा रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करें। तो उस वक्त आपका वेटनेरियन होगा वो मॉनिटर करेगा, उसके बाद आपका फीडिंग का बंदा वो मॉनिटर करेगा। वो वही टाइम होता है जहाँ पर एनिमल एक एक्टिविटी कर रहा होगा खाने का और सारे एनिमल खड़े होंगे। अदरवाइज आगे पीछे जाएंगे तो आप कभी भी एक नजर में जानवरों को नहीं देख सकते, एक बैठा हुआ, एक खड़े हुआ, एक उधर होगा, एक उधर होगा, जहाँ पर क्या सब एक लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। इसलिए उनको मॉनिटर करना इजी होता है। तो आगे जी सबसे जरूरी, नो एनिमल नेवर, कोई भी एनिमल ना तो भूखा ना चाहिए ना प्यासा ना चाहिए, ठीक है। पानी की एबंडेंट सप्लाई, इसलिए तो हाउसिंग में क्या कर दिया, चेन फ्री कर दिया एनिमल, ठीक है। जब चाहे खाए, जब चाहे पिए, ठीक है। आपके पास फीडिंग टेबल बुकिंग एनिमल का कभी खाली नहीं होना चाहिए, उस पर फीड लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट नंबर मूव कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं कि जानवर, ठीक है जी, उसको डेफिशिएंट फीड है। अगर आपने उसकी बॉडी साइज, उसकी प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हुए ड्राई मैटर को कैलकुलेट किया है और उसकी फीड दी है तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पानी के लिए भी सिस्टम यही है कि पानी फ्रेश गर्मी में, ठीक है जी, फ्रेश और कूल, अगर नहीं कूल हो रहा तो बर्फ दीजिए कूल करे, लेकिन कूल पानी समझ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, और कुछ गर्मियों में जो है अभी चालीस तकरीबन 180 लीटर एनिमल पानी पी जाते हैं, 180 से 200 लीटर भी पी जाते हैं एक दिन 24 लीटर। विंटर में यही आ जाता है तकरीबन 100 के करीब, लेकिन आपकी जो विंटर के अंदर फीड आपका बहुत अच्छी दे रही होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट 120 से 130 लीटर की होती है। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25, लेकिन जो समर है इसमें टर्बाइन से निकाल के भी पानी दें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कोशिश करें कि पानी जितना कम टेम्परेचर पर होगा उतना एनिमल ज़्यादा इंटेक करेगा। लेकिन गर्मियों में पानी 25 गर्मियों में पानी और सर्दियों में फीड, ये दो चीज़ों को मैनेज कर ले तो इंशाल्लाह वो चीज़ें डिस्टर्ब होती है। पानी तो ठंडा उतना वो तो नेगेटिव हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप कहें बर्फ आपके पानी वो टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा 30 to 25 पर निकला है। चिल वाटर फर्क है, चिल वाटर में आगे हाइफर जो वेट है उनको मॉनिटर करना के लिए मंथली बेसिस के ऊपर हाइफर वेट को मॉनिटर करें और टारगेट के ऊपर मूव करें। अगर आप लोगों का टारगेट है कि हम लोगों ने 14 मंथ के अंदर 13 मंथ के अंदर ये ग्राफ चेंज करना है, ठीक है जी, और ये केजीस है जी। आप लोग कहते जी ये टारगेट है हमारा जी, यहाँ पर 300 केजी वेट होना चाहिए और मंथ होना चाहिए, ठीक है जी। आपके 1400 आप लोगों ने एक टेंटिव ग्राफ बनाएंगे अपने सिस्टम में, ठीक है, रिवर्स करिए। इसमें प्रोग्राम भी मिलते हैं, ठीक है जी, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहें खुद बन सकता है, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को ले लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ये ग्राफ बनाएंगे।
अब हर मंथ के ऊपर 14 लाइन आपकी बनेगी। आप देखेंगे इस लाइन पर हम लोग पॉजिटिव चल रहे हैं, नीचे मूव करने के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आपका जानवर ओवर ग्रोथ में जाएगा तो वो गिठा रह जाएगा, मोटा जाएगा तो गिठा रह जाएगा, तो उसका बॉडी साइज में इंक्रीज होगा। इसलिए ये जो खिलाई जा रहे हैं पता चला गड्ढू बन गया है, उसका रिप्रोडक्टिव टाइम के ऊपर चर्बी इतनी कि 2 साल तक खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो आपका टारगेट प्लान है उसको आपने फॉलो करना है कि इसके हम नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब फीड देनी है, ऊपर जा रहे हैं तो कम करना है, तो इसको जिगजैग करते हुए अपने टारगेट की तरफ मूव करना है। कितना 18 मंथ में 8 मंथ के ऊपर तो तकरीबन कोई यहाँ के जानवर का 360-370 केजी और जो प्रेग्नेंट भी होगा फ्रीजिंग का कुछ और है, जर्सी का थोड़ा कम होगा। लेकिन ये मैंने इसलिए 14 मंथ लगे, 14 मंथ रेडी फॉर एग्जामिनेशन में, इसलिए आगे हर हेल्थ एग्जामिनेशन अगर छोटा फॉर्म है जैसे स्वाइन एनिमल का वो वेटरनरियन रखे थे वो हाई क्वालिफाइड से एक सीनियर वेटरनरियन का विजिट लाजमी रिक्वायर ताकि वो जज कर सके। कई दफ़ा होता है कि फॉर्म पर सारा दिन काम करने की वजह से हम लोग वो ब्लाइंड से रहते हैं, क्या रूटीन है तो हमें काम देखना वो ठीक होगा। जब कोई थर्ड पार्टी बीच में आती है ना, वो देखती है ना, उसका विजन कुछ और होता है। तो इसलिए मंथली वन विजिट जो होता है वो किसी भी सीनियर का वो लाजमी रखे ताकि वो जब आएगा वो नेगेटिव चीज़ों को देखेगा जो हमारी आंखों से पॉजिटिव हो चुकी होती है, क्योंकि हम रूटीन प्रैक्टिस करते हैं ना। तो जब वो आके इन चीज़ों को देखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको हमेशा ही पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि कोई भी बंदा फॉर्म पर आके कहेगा जी बहुत अच्छा समझ ले, वो आपका दुश्मन है। ठीक है, जो आपको क्रिटिसाइज करेगा ना, क्योंकि आज क्रिटिसाइज करेगा 3 दिन आपको नींद नहीं आएगी, आप भागेंगे कभी तो जाते तो ऑटोमेटिक लाइन पर चलेंगे साहब। ठीक है, अगर आपके एक बंदा तो एक्सीलेंट आपसे ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकता तो वो जाके बेड पर चल जा रहा और काम हो गया। तो जितने स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस देगा तो उतना ही आप में जो नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिव वर्क होगा। देखिए रफी जी कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि जी सर इसमें 2 चीजें हैं कि जो रेगुलरली बेसिस के ऊपर एनिमल्स को अपने को चेक करते हैं ना सोमैटिक सेल्स के लिए भी, कि जो ये आजकल जो टाइम आ रहा पाकिस्तान में कि जी दूध की एवेल्यूएशन किस चीज़ पर भी होगी, टीपीसी क्या है और सोमैटिक सेल काउंट क्या है, इस बेस के ऊपर भी प्राइस मिलेगी। सोमैटिक सेल्स काउंट होंगे उसके दूध के अंदर एक स्टेटस आ रहा प्री क्लिनिक अभी आया क्लिनिकल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ सिकनेस है तो वो सारी चीज़ें वो सोमैटिक सेल काउंट से चेक हो जाती है। सोमैटिक सेल काउंटर मिलता है मार्केट में अवेलेबल होने में जो काउंट करता है कि आपका एनिमल हेल्दी है कैसे क्या। एक है कि आज मैं बात हूँ परसों मुझे वो सिम्टम डाउन है तो पहले से बचा लेता है तो उसको मैनेज करना आसान है। इंटरनेशनली है कि जहाँ तक इससे काम होगा तो आपका एनिमल है। कुछ लोग एडवर्ट फॉरेस्ट देते हैं, रेफ्यूजीज देते हैं, ये दे दी ग्रास दे दिया उनका पता, तो उनको चाहिए कि बेहतर है वो कोशिश करें कि इंडिविजुअल एनिमल को कंसंट्रेट प्रोवाइड करें, लेकिन बेस्ट एरिया में TMR यूज करें। TMR यूज करने से फायदा ये होता है कि जो pH ऑफ द रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। टीपीसी और सोमैटिक सेल में क्या डिफरेंस है? टीपीसी टोटल बैक्टीरियल काउंट में आ जाता है, ये सोमैटिक सेल काउंट में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। अब मुझे पूरा तरफ ज़हन में अगर है सोमैटिक सेल के साथ काउंट जो है वो बॉडी के WBCs है, बॉडी के जानवर के अपने सेल है, बैक्टीरियल सेल बाहर से पैदा होने वाला जरासीम के रूप में मौजूद है। लेकिन दोनों चीजों के ऊपर ना आपको डिफरेंट है कि इसके ऊपर टीपीसी एंड सोमैटिक सेल काउंट दोनों की आजकल दूध के अंदर चेकिंग हो रही है जिसकी बेसिस के ऊपर पैसे मिलते हैं। ज्यादा तो वैसे टीपीसी को सोमैटिक सेल काउंट कर रही है, जितने भी इंडस्ट्री होगी एग्रोज होगी ये कंपनियां कर रही हैं इसको सोमैटिक सेल काउंट, लेकिन वो हमें नहीं बताती। अगर आप कुछ टीपीसी काउंट ज्यादा हो रही है, टीपीसी का काउंट हो रही है, अगर टीपीसी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सोमैटिक सेल बढ़ जाएगा। बेसिकली टीपीसी स्टैंड फॉर बैक्टीरिया सेल। अब पहली हेडिंग हमारी मैनेजमेंट के खत्म हुई, दूसरी आगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी है? सब TMR टोटल ब्लेंड टोटल मिक्स राशन, वंडा, तोड़ी,
पोटेशियम मिनरल कंसंट्रेट सब को ब्लेंड करके एक ही दफा जानवर को देना, लहदा नहीं देना कुछ। हम लोग करते ना पहले गरीब पट्टे पालते, चौड़ाई लेके बटा रख लिया, ठीक है, ये करते हैं क्योंकि इससे ह्यूमन की पीएच अप एंड डाउन होती है। तो अगर सब मिक्स कर देंगे तो ये तो पीएच नहीं डिस्टर्ब होती। नहीं, सारा कुछ करना है। टीएमआर का जो फार्मूला है, जैसे अगर हम हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स होगा उसके लिए जो टीएमआर वो इकट्ठा तो नहीं ना बन रहा था, उसके लिए उसकी रेशो स्टैब्लिश होगा, ज्यादा ग्रुप हर एक ग्रुप का लगा। सर एक ऐसा भी है जैसे मैं कह रहा हूँ कि एवरेज जो हर्ट की आ रही है उस हिसाब से पूरे हर्ट को टीएमआर काट दो, वंडा उसका डाल दो, उसके बाद जो जानवर है जिसका मैं ज्यादा दूध है उसको अलग से मैं फीड करूँ। देखो मतलब ये एक हैसल है बहुत बड़ी। इससे बेहतर है कि आप डेली रिकॉर्डिंग करें और ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाएंगे तो देखो एक जानवर है जिसका पोटेंशियल 14 लीटर का है, एक जानवर है जिसका पोटेंशियल 24 लीटर का है, आप दोनों को एक जैसी फीड नहीं देंगे। अगर आप उसको ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है जी, उतना फिजिबल पे होगा, उतना इकोनॉमिकल भी होगा। साथ में अगर आपके पास 100 एनिमल है, उसमें 50% एनिमल आपके ऐसे हैं जो लो प्रोड्यूसर है, 50% हाई प्रोड्यूसर है, आप उनको एवरेज करके देखेंगे, जो हाई प्रोड्यूसर है वो अफेक्ट होंगे, लो प्रोड्यूसर अफेक्ट नहीं होंगे। और देखिएगा हमेशा लाइन लगेगी, जो लो प्रोड्यूसर होगा वो भाग कर धक्के मारता हुआ फील्ड में घुसेगा, तो जो उसने बाकी तो काम नहीं करना, सिर्फ खाना नहीं। ये साइकिल के एनिमल्स की देखिएगा, ये सबसे बड़ी है। अगर आप फ्लैट में बैठे ये देखें, जो देखिएगा लिस्ट रख के देख लिया, लो प्रोड्यूसर जो होगा वो जहाँ ट्राली मिक्स हो रही थी ना, वो देख रहा था बस आने वाली है, तो शुरू कर था उसमें जाने कि मैं सबसे पहले जाके फीड करके, उसका टारगेट ही है, उसको पता मैं देखा तो कुछ नहीं है। ये एनिमल साइकिक है, एनिमल में ये साइकोलॉजी है कि एनिमल में एक डोमिनेंसी है कि जो मोटा स्ट्रांग होगा वो सब कुछ है। तो हम लोगों को ब्लॉकिंग सिस्टम है, अगर आपको सिर्फ फीड है और उसमें सिर्फ आगे पाइप हो तो आप उसको देखिएगा, तो जहाँ से खाना शुरू किया ना वो साथ वाले थोड़ी देर बाद छेड़ के अवेलेबल उसमें पहले से लेकर एंड तक सबको डिस्टर्ब करके क्या ऐसे एनिमल को भी सेपरेट करना पड़ता है जो डोमिनेट हो, उनको 3-4 डोमिनेट को इकट्ठा एक जगह पर रख के तो आपस में एक बार लड़ेंगे फिर पूरा हो जाएगा। ये भी डोमिनेंसी भी तो होनी पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं जी, इसमें ऑलरेडी काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या टोपोग्राफी और लेआउट मस्ट बी सुटेबल एरिया, ठीक है, वो लेआउट और जो टोपोग्राफी के वही बात कि हिल स्टेशन पर भी बाहर करना कि जी हम गाय बड़ी में रखेंगे, वहाँ पर सब चीजें ठंडी है लेकिन फीडर नहीं मिलनी, तो टोपोग्राफी होता है जो आपकी फार्म की और उसकी लेआउट जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते जी ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, कोई कहता है नॉर्थ साउथ होना चाहिए, तो हमेशा शायद कोशिश है जो डेयरी फार्म के अंदर पंजाब में सिंध में हमेशा ईस्ट वेस्ट ही बनाए जाते हैं। अगर सूरज सुबह निकले तो शेड के अंदर जाए, दोपहर को शेड के ऊपर और शाम को फिर सनलाइट जो है वो शेड के अंदर मत करे। जिस वक्त आपने फार्म के लेआउट्स बनाने हैं उसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका ब्रीडिंग पार्लर किस पॉइंट पर खड़ा है, कि एनिमल को कितनी बार, लेकिन अगर एक एनिमल 4 बार ब्रीडिंग पार्लर में आता है और आपका पार्लर 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो उसने देखिए 4 बार गए तो कितना डिस्टर्ब किया। तो एक काउ को जो मिनिमम जो उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है वो 4 से 5 किलोमीटर पर डे है, ये अफेक्ट करेगा। इससे कम कोशिश करें कि इससे कम मूवमेंट हो एनिमल की हाई प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसके लिए फिजिबल है। क्योंकि ये एक काउ 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा सफर का न कर पाए, तो ये वही सफर है कि अगर आपने अपनी फीडिंग कहाँ रखी हुई है, मिल्किंग कहाँ रखी हुई है, उसकी मूवमेंट क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए। अगर इससे भी कम हो जैसे कराची में वो तो है ही नहीं, इधर से बाहर की तरफ आया हुआ है, एक बट्टा चौड़ाई के आगे टिक्का लगा, आगे से बट्टा दिया, लेकिन उधर तो फैक्टर है ही नहीं, उधर कंसेप्ट ही नहीं है कि गाय को प्रेग्नेंट करना है। उनमें ऑक्सीटोसिन जितनी ला रहे हैं वो कम नहीं करते, इस तरफ सोचते नहीं है। उसके बाद उसका रास्ता ही खोलते हैं, वो जाता है बाहर तो सीधा तेज आगे चलते जी नेक्स्ट आगे डोग्राफी पे दिसंबर से काफी यूनिट्स अच्छी यूनिट्स बहुत से जो गवर्नर मकबूल खालिद है ना, गवर्नर मकबूल खालिद को ये समरी पेश की गई थी
गवर्नमेंट को कि ये बैन किया जाए, ये बैन किया जाए कि एनिमल्स को उठाकर मिल्किंग के बाद ज़िबा करने पर, ये बैन लगाना था लेकिन नहीं लगा था। ये उन्होंने कहा था कि इस चीज़ के ऊपर बैन लगाया जाए। क्यों? वो कह रहा है सारी नीली रावी भैंसें उठाई जा रही हैं, उठा के दूध लेते हैं, दूध करने के बाद स्टार्ट कर देता है, रिवर्स नहीं कोई पीछे आ रहा है। क्योंकि उंडी के साथ भी यही सबके साथ उनका कंसेप्ट ही नहीं है। उंडी उधर उंडी क्या, नीली रावी क्या, साहिवाल क्या, उनके पास दूध वाली मशीन है, दूध दे रही है तो गोट नहीं दूध दे रही, चलो जी जीवान चल रही। इसके ऊपर कहा था कि बैन लगाया जाए लेकिन नहीं लगा, तो जिसकी वजह से आपके पीछे रिप्लेसमेंट इतनी देर से नहीं आ रही। अभी थोड़ा इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी ट्रेंड इसलिए चेंज हुआ है कि अभी जो भैंसें हैं वो महंगी हो गई। ठीक है, अब ट्रेंड ये हुआ है कि जहाँ वो ड्राई हो जाती है तो वापस रिप्लेस करते हैं वापस लोगों को, वहाँ पर लोग ले जाती है, जब वो आ जाती हैं पीरियड पे फिर वो डबल प्रेस में ले लेते हैं। अभी ये इतना ज़्यादा लेकिन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सर ये डेयरी हेल्थ सिस्टम में ना जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था शुरू, मैं उसको कटरा बैठ नहीं था, तो उस वक्त मेरे बड़े विजिट कराची में लगे, तो मुझे इस बात का अच्छी तरह उस वक्त ट्रेंड शुरू हुआ था। जो पहले हमको पता कराची में संगे मिल जो रखने वाला हुआ वो बेगम साहब है, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया कि पहली बार जी मैं सेमिनेट कराऊंगा, बच्चे लूंगा, उन बच्चों को रियर करूंगा और आगे चलूंगा। फिर उसने भी ट्रेंड शुरू कर दिया, फिर वो नेगेटिव ट्रेंड में था कि नहीं छुरी है इसका। लेकिन वो भी उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि ब्रीड जा रही है, उन्होंने इस वजह से किया कि वैसे भागी हो गई मैं भी हुई। चले आगे जाने के क्लाइमेट ये वो पता नहीं कि अगर आप दिल पर जाएंगे तो एक कलाबाग के मुकाम के ऊपर डेयरी फार्म पर रहने के दौरे में सोचा जी कि उसने वहाँ पर ले गया फ्रीजियन एनिमल्स, जी कंप्लेन आई जी फ्रीजियन एनिमल की टांगें टूट गई, हड्डियाँ टूट गई। अच्छा जी लगा वो कोई ओढ़े जाते हैं। फिर उसे 3 ट्रायल किए, फिर हर ट्रायल में वो नाकाम हुआ। फिर उसे कहा कि जी वहाँ से कोई लोकल ले ले जिसको आदत है पहाड़ी चढ़ने की, तो वो कामयाब होगी। बाकी अगर आप मैदानी इलाके से बंदा भी लेके जाएंगे ना उसकी भी ये हालत हो जाएगी। इससे यही है कि एक एनिमल डेयरी का जो आप मछली जिससे प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आप टाउन की एक्सरसाइज के ऊपर लगा देंगे तो वो प्रोडक्शन में कभी भी नहीं आएगा। अगर आपके पास हार्ड इन्वायरमेंट है तो पनीर में शेड प्रोवाइड करें, स्प्रिंकलर सिस्टम दें, अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि हीट का जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो जाए। फिर बाकी तो जो एक कॉस्ट के ऊपर है कि जो बिल की प्राइस ऑफ फार्मर के जो रिसीव करता है तो उसके एक बहुत बड़ा कंप्लेन है कि जी मेरा दूध कम है, फिर जी मेरी प्राइस कम है। तो अगर आप कोई एसोसिएशन बना दें आपस में, फिर जी एक जगह पर दूध को कंबाइन करें, एक रेट फिक्स कराएं तो वो कर दिए और फीड की और मिल्क की रेशो को स्टडी किया जाए तो ये सारे के नेचुरल सोर्सेज हैं जो इफेक्ट करते हैं इसकी आपकी कॉस्टिंग के ऊपर। कैपिटल ठीक है जी, वो फंडामेंटल कैपिटल है जिसमें बाकी भी मैंने कुछ ऐड किया कि ये वो चीज़ें जो कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। सबसे क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड, अगर आप 100 एकड़ के ऊपर बीज लगाए उसकी इन्वेस्टमेंट चेक करें तो 4600 रुपीज़ का सीड बैग है, लेकिन तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि देखिए साइलेज बनाना है आपने एक दिन के लिए बनाना फॉर ईयर्स, 365 दिन फॉरवर्ड चलना है आपने, ठीक है, ताकि उसकी फर्मेंटेशन सही हो सके। वो अब इसके लिए एक आपको बड़ी इन्वेंट्री बहुत कैश को इसमें फिक्स करना पड़ता है। ये जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो देखते हैं कि टेक्सटाइल बेसिकली डेयरी में वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ज़्यादातर टेक्सटाइल का है, तो टेक्सटाइल में क्योंकि रिटर्न बड़ी तेज तेज है, कपड़ा बन रहा है जा रहा है, गाय में उल्ट है, गाय में फीड लेके दबा के रख दिया बोल जाओ देखना नहीं है किसी ने, ठीक है। अब वो एक कैश बाउंड रहता है, फिर कैश की मूवमेंट नहीं होती बीच में, इसलिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि कैपिटलाइज करने की मतलब ये सारी बड़ी बड़ी कॉस्टेज है जो कि डेयरी फार्म की प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है, जो बाद में स्लो रिलीजिंग है, फास्ट रिलीजिंग नहीं है। 1 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया वो आपको गाँव आपने इकट्ठा बना दिया, अब 1 लाख केजी साले तैयार करना तो अपनी प्लानिंग करनी पड़नी है कि ये रखना है, कितना दिन रखना है, कब इसको इस्तेमाल करना है, पहले 60 डेज तो देखना भी नहीं है कि साले में रखना है, उसको इस्तेमाल करना कि नहीं करना। तो ये सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो बड़ी बड़ी आती है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का मीट दोनों में मीट के ऊपर देखिए कितना सफल काम है। एक जानवर ईद के लिए 2 गाने हैं, 2 साल उसका वेट करें कब ये बड़ा होगा, कब ये 2 साल तक देखिए वो खा रहा है, ये तो कुछ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें के कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। हैंडलिंग ऑफ द एनिमल्स है, फिर ये हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज ऑफ मिल्क है, मिल्क की स्टोरेज टैंक्स हैं, उनकी भी डिफरेंट कॉस्ट है। उसके अलावा
मिल्क टू फीड रेशियो है वो देखनी पड़ती है कि अगर आपकी मिल्क टू फीड रेशियो चेंज होगी ऑनर को ऑटोमेटिक कैश इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से मिल नहीं रहा होता तो कैश की इंजेक्शन होती है। यूज ऑफ AI, इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेंट टॉपला, सीमेंट की कॉस्ट है जो कि वो भी देखनी पड़ती है। अब इसलिए तो AI के अंदर हम लोग मूव कर गए टुवर्ड सेक्स सीमेंट की तरफ। अब कुछ दिन आएंगे देखिए आप लोगों को सेक्स एम्ब्रियो होना शुरू होने शुरू हुआ, अब ये भी ट्रेंड आ जाएगा। कुछ दिन की बात रह गई है कि सेक्स एम्ब्रियो, नॉट एम्ब्रियो, सेक्स एम्ब्रियो की तरफ मूव करने लगे हैं ताकि और फास्ट काम हो जाए। देखिए वो 3-4 शॉर्टकट है जो मैंने पूछा था कि कौन से शॉर्टकट, वो यही शॉर्टकट है कि एम्ब्रियो लेकर लोकल एनिमल में जो एम्ब्रियो बाहर निकलेगा वो आपके पास फुल फ्लेज न्यू जेनेटिक्स होगी, उससे आप लोग आगे रास्ते चलाएंगे तो वो एक शॉर्टकट है। अदरवाइज इस 35 साल इंतजार करें, अच्छा नहीं करता। तो ये फॉर्म बिल्डिंग है। अब फॉर्म बिल्डिंग कुछ शेड बनाती हैं, कुछ बहुत फास्ट शेड बनाती हैं, तो ये भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। और कंफर्ट है, मिल्किंग पार्लर, ये सब वो चीजें हैं जो कि कैपिटल मनी कैपिटल है। जी जी, हार्वेस्टिंग के कॉर्न वगैरह की जो मेज की उसकी हार्वेस्टिंग की बड़ी हेडेक है उसकी, और स्टोरेज ऑफ मिल्क होगी। ये जो कम्युनिटी है ना जिसको आपने अपने लोग मेच्योर आज होगी, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, लेबर तो ये ड्रामा की आज कड़क बढ़ने जाना मकई बढ़ने नहीं जाना सी, लेकिन मकई पैसे नहीं मिलती वो तो कड़क कर दी। जबकि इस बार हमने अपनी साइलेज में एनालिसिस किया है, ये जो बंदों को बिठा के ट्रेनिंग सबसे पूरे बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन दी उस बंदे को कितनी रुपए की मैंने एक पर 4 मन गंदम मिल गई है, उसे हमने समझाया 4 मन गंदम के पैसे लिए है, साइलेज कटिंग के ऊपर हमारे अपनी लेबर लगाता है तो ये पैसे, यानी अगर उससे कम अगर 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा था नहीं फ्रंट लाइन लगा, फिर उसको हमने इसको मोटिवेट किया चल ठीक साइलेज पर आजा, उसके बदले में पैसा भी बदले में हम तुझे नहीं कैपिटल जाना। कई कंसेप्ट ही चेंज हो रहा, कैलकुलेशन नहीं है। उस बंदे को हमने हर तरह मोटिवेट करके कैलकुलेशन करे कि तुझे साइलेज में प्रॉफिट है, ठीक है नहीं मैं कनक बढ़ जाना, मतलब कनक बेची हमने कहा तुम्हें कैश भी देंगे, कनक लेकर रख देते हैं तुम्हें, यानी जितने दिन में उतनी उसा से बोलिए तुम ठहरता है वो हमारा मसला इन फॉर्म ऑफ कैश दें या इन फॉर्म ऑफ कंडम दे दें, नहीं दोनों तरफ नहीं, एक ही माना। ये वो चीजें हैं जो हार्वेस्टिंग कास्ट एक बहुत बड़ी कास्ट है। नेक्स्ट लेबर, लेबर को जितना आप लोग फोर्थ जो लास्ट टॉपिक है वो है लेबर का। लेबर नो डाउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर डेयरी फार्म में, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े फार्म कर रहे हैं उसकी इनकी टेक्सटाइल मिल्स, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज आ जाती है कि वहाँ पर डेयरी फार्म के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मशीन काम कर रही है, डेयरी में काम जब छुट्टी का टाइम होता है वो डेयरी में काम का टाइम होता है, जैसे सुबह फिर शाम को काम का लोड पता चल जाता है, वहाँ पर 8 घंटे की सोई 8 घंटे मुकम्मल हो जाता है, दरमियान में कोई काम नहीं होता। लिहाजा जो लेबर का इशू है वो सबसे जरूरी है कि वो क्वालिफिकेशन होती है लेबर की। जब आप किसी मैकेनाइज फॉर्म पर जाते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग ड्राइवर रखे हुए हैं, एक तो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है हम कहते हैं ये शीट फी डाला, ठीक है, अब उस शीट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, तो पता नहीं पढ़ना आएगा तो मैं डालूंगा ना, अब उसको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है, ठीक है, जो कि ये गलती ना करे। अगर वही बंदा थोड़ा सा क्वालिफाइड रखा जाए तो ये जो उसको बार बार मैनेज करने उसको ट्रेनिंग देने का प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जल्दी सॉल्व होती है। अब वो जो क्वालिफिकेशन वाला बंदा था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आप उसके रिजल्ट देखें तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल आप नॉन टेक्निकल और बिल्कुल अनपढ़ बंदा रखते हैं, लोगों को मूवमेंट नहीं होती उसके सामने। डेयरी फार्म एडवांटेज क्या है, इसके ये बहुत जरूरी है कि रिफ्रेश कोर्सेज होते हैं, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के जितने भी है लेबर A to Z, फार्म मैनेजर से लेकर नीचे तक A to Z कोर्सेज होनी जरूरी है, क्योंकि फार्म मैनेजर लेवल तक भी अगर आप देखें तो एक रूटीन वर्क में सेम में रहती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर एक बंदा मार्केट में मूव कर रहा है, उसने 800 एनिमल देखे हैं, तो 800 एनिमल में से 400 कम से कम 100 एनिमल मुख्तलिफ होंगे उनमें, तो उसका जो नॉलेज है वो ज़्यादा दिमाग लगता है बनिस्बत एक फार्म के ऊपर, ठीक है। फार्म के ऊपर रूटीन की चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम आया ना आया, अगर स्मूथ रन कर रहा है तो सुस्ती, ठीक है, चलती। तो इसलिए कि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए रिफ्रेश कोर्सेज का वर्क करता है कि वो ये भी कुछ हो रहा है। तो लेबर्स, फार्मर्स, लेबर्स की, ड्राइवर्स की, सुपरवाइजर की, सबकी एक ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए
कुछ दिन ताकि वो रिफ्रेश भी हो और दूसरा उनको मॉडर्न टेक्निक्स का भी मिल सके। नेक्स्ट है जी एक जो वेल मैनेज फॉर्म है उसमें 100 एनिमल प्लस 85 उसके ग्रोइंग लोग, उसके लिए सिर्फ 6 to 8 बंदे चाहिए। 6 बंदे काम 2 उसकी छुट्टियों के लिए, ठीक है, ताकि 6 बंदे काम करने चाहिए। ये पाकिस्तान में रिजल्ट बड़ा मुश्किल था। हम लोग अभी तक जो 15 पहुंचे हैं वो हम लोग पहुंचे हैं कि 18 आदमियों के ऊपर एक लेबर को लेकर आए हैं। ये है बेस्ट मैनेज फॉर्म क्या कि जितनी लेबर आपके पास काम, लेकिन वो लेबर क्या स्किल्ड लेबर काम करे तो वो तब वो इस जो नंबर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। लेबर्स को जितने भी फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म अपने लोग किए हैं, गवर्नमेंट फॉर्म में उन्होंने लेबर्स कानूनी, डॉक्टर कानूनी, मैनेजमेंटल कानूनी फॉर्म के अंदर किए। आप बादल नगर चले जाए, शालीनपुर चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेबर्स प्लस स्टाफ वहाँ पर है फॉर्म रेजिडेंस है। अगर फॉर्म रेजिडेंस होगा फिर वो जो 8 घंटे ड्यूटी वाला कंसेप्ट होता है वो छुट्टी चले जाए, क्योंकि फॉर्म में है तो आप 24 आवर किस पर है, जॉब पर है, किस वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर स्टैंड बाय है। इसलिए लेबर को वेल हाउस फॉर्म पर कोशिश करेंगे फॉर्म के ऊपर ही मैच मिले, अच्छे राइज दें, कपड़ा, शूज, जंगली और सिक्योरिटी के लिहाज से लाजमी प्रोवाइड करें। जब आप किसी भी बंदे को एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं तो उसका जो स्टेटस होता है वो दूसरे बंदे से चेंज होता है, और हर लेबर को एक डेजिग्नेशन दें। ये ऐसी चीजें हैं, बेशक पे कम होगी लेकिन उसको एक डेजिग्नेशन मिलेगा ना कि मेरा जी वो मैं फोरमैन, ठीक है, तो वो क्या होगा उसको मोटिवेशन मिलेगी कि आज मैं फोरमैन हूँ, मैं सुपरवाइजर बनूंगा, ठीक है। तो ये उसको मोटिवेशन दे कि तुम तरक्की की तरफ जा रहे हो, ये नहीं तुम लेबर पैदा होने से लेबर ही मरेगा, ये मोटिवेशन उसके अंदर है। उसको मोटिवेशन होकर उसने तरक्की करनी है, देखो उसको आप सिर्फ एक पौधा देके देखें और उसके अंदर ट्रेंड देखें कि कितना तेज होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लेबर को मोटिवेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। अगर जी कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट हो रही है लेडीज के ऊपर, जिसमें देखें सिंथेटिक हार्मोन्स आ रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग के अंदर कुछ आ जिसमें इम्प्रूव करते हैं, फीड कन्वर्शन डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं, फाइबर डाइजेस्टिव एंजाइम की वो दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइबर है वो जो लॉन्ग टाइम लेना वो शॉर्ट टाइम लेकर डाइजेस्ट होकर फीड की कन्वर्शन को चेंज कर देता है। सुपर बैक्टीरियाज आ रहे हैं जो ह्यूमन की फंक्शन को फास्ट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। केमिकल एंटीबायोटिक्स भी आ रहे हैं, एंटीबायोटिकेशन भी हुई है। इसके अलावा सेक्स, सीमन और एम्ब्रियो जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी रिप्लेसमेंट है वो फास्ट हो जाती है। जितनी आपकी रिप्लेसमेंट फास्ट होगी आप उतनी आपकी कलिंग हाई होगी, जितनी आपकी कलिंग हाई होगी उतनी आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। ये ठीक है जी। नेक्स्ट जी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू डेली इस प्रेजेंटेशन से हट के भी डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वैक्सीन के वाले से ज़्यादा के एफएमडी इसके अलावा भी हमें रूटीन वैक्सीन इसके ट्रायंगल्स हैं जिसको लीड टाइम भी कहते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, ट्रायंगल के नाम पर आ गया। फिर जी कोरोना वैक्सीन है, रोटा वैक्सीन, ठीक है जी। इसके अलावा अब कोई वैक्सीन है, फिर जी अब तो एजेंट बन गए, पहले तो देश में मोबाइल चले, अब सब पाकिस्तान में और उसका शुरू कर दिया। ऐसे ही मतलब मोबाइल है ट्रायंगुलर देख रहे हैं वो डॉक्टर पुरम। तो ये इसका वो हमारे पास जो काफ की मोर्टेलिटी है वो नियर टू 2.3% की बात है। जो हम लोग देखा है कि बेस्ट वैक्सीन यूज करने की वजह से डायरिया का प्रॉब्लम हमारी पूरी 2 साल की काविंग के अंदर डायरिया का प्रॉब्लम सिर्फ एक बार आया। याद रखिएगा, एक एनिमल को जिसको डायरिया लग गया वो आपके 2 माह पीछे हो गया ग्रोथ में, 2 माह पीछे लग गया एक डायरिया के साथ। तो 3 डायरिया लग गया तो देखें जानवर फिर 0 पर खड़ा है, तो आप लोग कहाँ पहुँच गए। तो आप देखिएगा डायरिया के साथ जानवर कवर ना होगा, उसकी ग्रोथ रेट, उसकी हील कॉन्सेप्ट, उसके हर अपने रिकॉर्ड ये भी दिया इसलिए अगर आप उसको नोट करें ना, ये वही प्रॉब्लम है। जब आप एट द एंड जानवर को देखते हैं तो आपको पीछे इसी जगह को बीमार था ज़्यादा, इसको डायरिया था, इसी को निमोनिया लगा, इसी को सारी प्रॉब्लम आया। तो लिहाजा रिकॉर्ड की कि इस जानवर पर
टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय उसको फार्म का रास्ता बाहर कर दिखाए, पैसा बढ़ जाओ, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर बनस्बत उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने के बाद एंड ये कहना दोस्तों का वो फायदे हो गए, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि देखें आपके रिकॉर्ड के ऊपर टारगेट के ऊपर चल रहा है तो होल्ड, ये टारगेट से जाता फायर। इससे